तो अब आगे हम लोग चलते हैं। वंदे मातरम। जी भैया। अगली वंदे आवाज मातरम। स्वस्थ मिल समृद्ध जाती है। परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 11 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की चर्चा का मुख्य विषय कैंसर। कैंसर मुझे तो होने वाला नहीं, और हुआ तो डरने वाला नहीं। इस पे पहले भी चर्चा हो चुकी है। और क्यों नहीं होगा और होगा तो क्या होगा, जिसे हुआ है वो क्या करें। मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि 2016 में राजीव भाई को सुना, और उन्हीं दिनों में हमारे दीवान ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑनर हैं ओम प्रकाश दीवान, दिल्ली प्रिंट एसोसिएशन के सचिव रह चुके, उन्हें गले का कैंसर हुआ और आवाज चली गई। और उनकी वजह से हम लोग ढूंढने लगे कुछ अल्टरनेटिव इलाज, और उसी दौरान मिले राजीव भाई। मतलब राजीव भाई पहले मिल चुके थे, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, उनकी वीडियो वगैरह देखना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो जोश और जुनून, फिर मैंने बाबूजी को कैंसर वाली उनकी एक जो वाणी थी, वो व्याख्यान उनको सुनाया, तो उन्होंने कहा तुम इसको इंतजाम करो, काली गाय का गौमूत्र। तो जो भी राजीव भाई को सुने हैं, मानते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि कैंसर को कैसे हराया जा सकता है। साथ ही साथ दिलचस्पी बढ़ती गई, इस क्षेत्र में काम होता गया, पढ़ते गए। जहां भी जो जानकारी मिलती, कैंसर का इलाज तो हम नहीं करते, लेकिन अपने लिए जानकारी इकट्ठी करता कि कैंसर होता क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर हुआ तो किसी को कैसे ठीक होगा। इन सभी के दौरान अगर हम बात करूं, तो अभी आपको थोड़ी सी कुछ पुस्तकें दिखाना चाहूंगा कि क्यों मैं बोलता हूं कि कैंसर होगा नहीं, और होगा तो ठीक ही होगा। उसके पीछे कारण है बहुत सारी। उनमें से एक पुस्तक है कैंसर की राह, आशा की सुबह। इस पुस्तक को पढ़ चुका। कैंसर पर विजय कैसे प्राप्त करें, इस पुस्तक को पढ़ चुका। कैंसर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, इस पुस्तक को पढ़ चुका। कैंसर की व्यथा, कैंसर की व्यथा कथा, सबसे अच्छी पुस्तक कैंसर के ऊपर। कैंसर मेरा परम सखा, कैंसर मेरा परम सखा, परम मित्र कैंसर, ये लिखी हुई पुस्तक पढ़ी मैंने। एक छोटी सी पुस्तिका, कैंसर, आयुर्वेद द्वारा कैंसर की चिकित्सा, अलग अलग लेखक की, अलग अलग पब्लिशर की, कैंसर की चिकित्सा एवं घरेलू आयुर्वेदिक उपचार। उन सभी पुस्तकों में एक पुस्तक जहाँ पे राजीव भाई के कही गई कुछ बातें इसमें मिलती जुलती। अभी उसके बाद एलोपैथी की कैंसर पे लिखी गई पुस्तक, कैंसर का डायग्नोस्टिक सिस्टम, इस पुस्तक को पढ़ा। कैंसर पर विजय, एक सफलता की रोगी की आप बीती, कैंसर के कारण और बचाव, कैंसर का निदान एवं उपचार, आयुर्वेद अपनाएं, कैंसर भगाएं, चौपाल से जुड़े परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार की से जुड़े परिवार, ये सभी कम से कम इस लेखक से रूबरू हो चुके हैं। और ये पुस्तक के जो लेखक हैं, डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय, एमडी आयुर्वेदा, इन्होंने पुस्तक लिखी है, आयुर्वेद अपनाएं, कैंसर भगाएं। ऐसी पुस्तकों के स्वाध्याय करते हुए कुछ और पुस्तकें, इन सभी में जो चीजें मिली, इनमें हमारे भारत देश के 90% या 70% परिवारों का, या यूं कह लें, अगर सही कहूं तो 99%, अगर भारत की या इस ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी को कैंसर हो जाता है,
तो 99% परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते चिकित्सा कैंसर की। जो आज कैंसर का मोनोपोली है, एलोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, या जिस भी पैथी में कैंसर के नाम से जो मोनोपोली बनी हुई है, उसमें 99% परिवार सामर्थ्यवान नहीं है। उसी बीच में पुस्तकों की झड़ी में पुस्तक हाथ लगी, एक कामधेनु चंद्रोदय, कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय, गौमूत्र से हमारे साध्य असाध्य रोगों की चिकित्सा की पुस्तक। और सबसे प्यारा हम सभी के लिए, उन सभी परिवारों के लिए जो सामर्थ्यवान नहीं है, स्वमूत्र द्वारा स्वास्थ्य, सिम्बाबू पियो, निरोगी जियो, सिम्बाबू गीता, सहज सुलभ संजीवनी स्वमूत्र, और स्वमूत्र, आपका आरोग्य आपके हाथ, स्वमूत्र। स्वमूत्र चिकित्सा के ऊपर अनेकों पुस्तकें, और भी दो चार पुस्तकें थी जो अभी खत्म है मेरे पास। इन सभी को पढ़ने के बाद ये तो पूरा भरोसा हो गया कि एक तो कैंसर होगा नहीं, और हो गया तो उसके लिए समृद्धि का नाश नहीं होगा। इन सभी पुस्तकों के स्वाध्याय से और पिछले 8 सालों में लाखों परिवारों की आप बीती सुनने से, और कुछ गिने चुने परिवारों के, हाथ पे जो गिने चुने, ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 50-60 ऐसे परिवार संपर्क में रहे जो कैंसर होने के बाद आखिरी समय, आखिरी पड़ाव पे स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ जुड़ने पर उनके मिले शारीरिक सफलताओं में, शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार को देखते हुए यह कह सकते हैं कि जैसे ही हमें कैंसर की खबर लगती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सरलता से उन सभी चीजों को अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो कैंसर की बीमारी जो है पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। संपूर्ण जीवन जो है कैंसर मुक्त जी सकते हैं। ऐसा क्या क्या काम करना पड़ेगा, मोटी मोटी बातें। अगर चिकित्सा करानी है तो चिकित्सा कराने कहाँ जाए, क्योंकि मुझे कई बार आपस में बात होती, कई भाई बंधुओं से बात होती है, भैया मेरे घर में कैंसर हो गया, ये है। तो मैं उन सभी से एक ही चीज कहता हूँ कि भैया घर में फैसला लेने वाला जो है उससे बात कराओ। जो घर में फैसला लेगा उनसे बात कराइए, क्योंकि आप कितने दिन तक टिके रहोगे ये नहीं पता। मेरे घर में ही खुद आप बीती बता रहा हूँ, मेरे परिवार में, मेरे रिश्ते में ही कैंसर हुआ है। तो उनसे भी सिर्फ इसी बात पे थोड़ी सी वो हो गई कि उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं करी। मैंने उनको बोला जी आप पहले अपना फैसला बताओ, आप किसकी तरफ रहोगे, आपको कौन सी चिकित्सा चाहिए। आपको जो चिकित्सा चाहिए उस चिकित्सा पद्धति में जाके श्रद्धा से, विश्वास के साथ, पूरी आत्म विश्वास के साथ, निष्ठा से, और डर निडर बनकर अपनाइए। आप जिस भी पैथी में जाएंगे, जिसके सानिध्य में जाएंगे, आप वहां पे स्वस्थ हो सकते हैं। बस आपके अंदर डर की कीड़ा नहीं होना चाहिए। निडरता ही आपके गंभीर रोगों से बाहर ला सकती है। अच्छी से अच्छी दवाइयां आपके शरीर में जो उसका प्रभाव होता है वो प्रभाव शून्य हो सकता है। बहुत अच्छी दवाएं, बहुत अच्छी औषधि, बहुत अच्छे खान पान, बहुत अच्छा देखभाल, रख रखाव, सब आपके लिए शून्य के तुल्य है अगर आपके अंदर डर का कीड़ा घूम रहा है। ना जाने कितनी पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां हमारी गुजर चुकी होंगी
जो तकलीफें आज कैंसर की हम देख रहे हैं, वो तकलीफें उनके साथ भी रही होगी। सिर्फ फर्क क्या है कि उन्हें पता नहीं था, तो स्वस्थ थे और समृद्धि का नाश नहीं कर पाए, ज्यादा दुखी नहीं हुए। और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम हर पल डर के साए में जीते हुए, अपने ही खून को जलाते हुए, अपनी ही समृद्धि का नाश करते हुए जीवन जी रहे होते हैं। कई बार अभी चौपाल शुरू होने से पहले मैं यहाँ पे प्रियंका दीदी हैं, उनसे बात कर रहा था, फरीदाबाद की। तो उन्होंने बातचीत के दौरान लगभग 20 से 25 मिनट मेरी उनसे बातचीत हुई। इस 20-25 मिनट में उन्होंने 3 ऐसे किस्से बताए जो पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो गए, बिना किसी दवाओं के। मतलब जो सरल, एक तो दीदी ने बताया कि सिर्फ कच्चे पत्तों का रस, मतलब हर पत्ते को काढ़ा भी नहीं बनाया, सिर्फ पत्तों को लेके आना, उसको पीसना, उसका रस निचोड़ के रस को पीना, उससे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। और एक उन्होंने बताया कि उपवास के दौरान उपवास चिकित्सा को अपनाकर स्वस्थ हो गए। और एक उन्होंने बताई कि सभी की मिली जुली, सबके साथ मिलजुल के वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अगर एक जानकार के घर में ऐसी स्थिति हो सकती है, तो ना जाने कितने परिवार और स्वस्थ हो रहे होंगे। होता क्या है, जो नकारात्मक होती है वो हमें नजर आता है, और जो सकारात्मक होती है वो हमें नजर नहीं आता। मैं अब चाहूंगा कि जो परिवार जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार में गर्भाशय का कैंसर है, तो उनसे ही बात करना चाहूंगा। हैंड रेस करना, सुखमनी दीदी उनका नाम बताना, उनके माइक को म्यूट अनम्यूट करते हैं। सुखमनी दीदी। सुखमनी कौर दीदी। क्या नाम है उनका? जी भैया, लक्की है, लक्की के नाम से जुड़े होंगे। लक्की। अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ भैया, अनम्यूट है वो। जी वीडियो लक्की जी। नहीं। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। नमस्कार, एक तो यहाँ जय पे सबसे सीताराम। पहले बता दूं कि ये चौपाल है। चौपाल पे कुछ नियम है। आज और कल भी जुड़ सकते हाँ हैं, जी। भविष्य में भी हाँ जुड़ेंगे। तो चौपाल में यहाँ ना कोई भाई है, ना कोई हाँ सर जी। है, ना मैडम, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वैद्य। अगर किसी नाम के आगे डॉक्टर लगा भी है, तो इस चौपाल के लिए वो डॉक्टर नहीं है। इस चौपाल के लिए वो बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाची, दादी, नानी, मौसा, मौसी सारे जुड़ सकते हैं, लेकिन उनकी पदवी से नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, बातचीत के दौरान ठीक है। आपने अपने बात में कभी भी अपनी धर्मपत्नी के लिए वाइफ शब्द इस्तेमाल किया, या कोई बहन जुड़ के अपने पति के लिए हस्बैंड शब्द इस्तेमाल किए, तो 500 रुपये एक दूसरे को देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी पत्नी के लिए बोला ठीक है। वाइफ, मेरी वाइफ ये कर देगी, तो 500 रुपये उनके पल्ले। और उन्होंने गलती से बोला मेरे हस्बैंड ऐसा कर देंगे, ये चीजें, तो 500 रुपये वो अपने जेब से आपको देंगे। ये चौपाल की नियम है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी। अब आप पहले बताएं भैया कि क्या उम्र है, क्या तकलीफ है, क्या क्या है। पहले तकलीफें बताते जाइए, हुआ क्या। एक हिस्ट्री जैसे कहते हैं ना, कहानी, पूरी व्यथा बताएं। गोविंद भाई, मेरी माता जी को कैंसर हुआ था तो 4 साल पहले। गर्भाशय का था, ओवरियन कैंसर। जी बोलते जाइए भैया। तो उसके बाद हमने लुधियाना में इनको मतलब कीमो करवाई। 3 कीमो करवाई पहले। उसके बाद इनके मतलब जो बाल बूल थे मेरी माता जी के सारे झड़ गए।
फिर उनके उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के करवाया। ऑपरेशन के बाद हमें बताया नहीं कि कीमो लगनी है, तो हम भी नहीं गए। उन्होंने बोला जाओ आप, ठीक है। ऑपरेशन के बाद कहीं 6 महीने बाद उनको फिर से वही पेट में पानी होना स्टार्ट हो गया, पेट फूलना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे पेट फूलता गया, फिर उनके पास गए, उन्होंने टेस्ट करवाए जो उनके होते हैं। तो उनको ऐसे थोड़ा थोड़ा वहां पे कुछ दिखा। तो उन्होंने फिर से टेस्ट करवाया, और बोलते हैं आपको फिर से हो गया है। बोलते हैं आपकी गलती है, आप आए नहीं, आपने कीमो करवानी थी। तो श्रीमान हमें तो पता नहीं था कि इसके बाद कीमो होती है कि नहीं होती है। हमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर नहीं बताया कि कैसे, मतलब कैसे चलना है कैसे नहीं। बोलते हैं आपकी गलती है। तो फिर से उन्होंने बोला कीमो करवाओ। हमने फिर से 3 कीमो करवाई, जहाँ से जाते थे, फिर आते थे, सुबह जाते थे, दूसरे दिन आते थे। तो अच्छे खासे पैसे लेते थे वो हमसे। एक कीमो का कोई 50-60 हज़ार लेते थे हमसे। उसके बाद करवाने के बाद उन्होंने मतलब बोला कि ऑपरेशन करवाओ। 1 साल में 2 ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं? कि सबने बोला कि अभी रहने दो। तो घर वालों ने बोला कि अभी दूसरा ऑपरेशन कैसे करवाएंगे, मम्मी बड़ी कमजोर है, माता जी। तो फिर उन्होंने बोला तो कि जम्मू में ही करवा लो कीमो। तो जम्मू में करवाते रहे इधर उधर डॉक्टरों के पास। और हमने अ, हिमाचल में कोई मकलोडगंज है, वहां से तिब्बती होते हैं, उनकी देसी दवाई खाई 2-3 बार, देते हैं वो। तो वहां से भी हमें कोई फर्क, मतलब कुछ दिखा नहीं, पेट में पानी होता गया। तो फिर जम्मू में ही करते रहे। अब यह है कि जम्मू में कीमो चलती है, 4th स्टेज बन गई है। तो फिर थोड़ी देर पहले मम्मी माता जी को खून की उल्टियां हुई 2-3। तो फिर ठीक है, अभी भी वही कीमो चलती है तो ठीक है। 5-6 दिन उनको बहुत ही मतलब तकलीफ रहती है, फिर ठीक चलता रहता है बस। उम्र कितनी है भैया? माता की उम्र है कोई 55 साल। 55, वजन की 55 साल। वजन कितना बचा हुआ है? हाँ जी। वजन कितना है? वजन उनका है कोई 55 किलो। भैया मैं आपको पहले दो तीन कहानियां सुना दूं, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद आप लोगों के पूरे परिवार का फैसला होगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, सलाह दे दी जाएगी। बीच बीच पे समय समय पे हम सभी आपके साथ होंगे। और इस चौपाल पे भी अभी दो परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने कैंसर से अपने परिवार को जीत हासिल करते देखा है। ठीक है, अभी इस चौपाल में भी जुड़े हुए हैं। मेरे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वमूत्र, और इस पुस्तक की पेज नंबर 129। मैं गर्भाशय का कैंसर, अभी आप लोग को एक और सच्चाई बताऊं। इस पुस्तक में से मैं क्या ढूंढता हूँ कि कहाँ कहाँ गर्भाशय का फिर अनुभव है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहला पेज जब खोला था, ऐसे ऐसे किताब खोला तो देखा कि नीचे गर्भाशय कैंसर का लिखा हुआ है। एक बार में ही वो अपने आप मिल गया। गर्भाशय कैंसर, श्रीमती सुरजीत कौर, लौंगदेवा जिला फिरोजपुर पंजाब में रहती हैं। लुधियाना के डॉक्टरों ने कैंसर के असाध्य समझकर इलाज छोड़ दिया। फिर वो अपने पिता के साथ 3/3/1974, बात देखिए, 3/3/1974 को मेरे पास आई। भली भांति जांच करने के बाद मैंने उसे कहा, यदि निष्ठा और धैर्य से उपचार करोगी तो ठीक हो जाओगी। उसे रसाहार पर रखा गया। आप देखिए, आपका इलाज भी मिलता जा रहा है। नोट कर लीजिएगा। रसाहार पे रखा गया, यानी रस का सेवन करना है।
रोजाना 3 बार मूत्र पिलाया जाता था और 1 घंटा मूत्र की मालिश की जाती थी। 3 मास के मूत्र प्रयोग से वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। जीरा के इलाके में परिवार नियोजन के सिलसिले में लेडी डॉक्टरों ने जिन स्त्रियों को लूप लगाए थे, उनमें से कई स्त्रियां परदर से पीड़ित थी। उनका परिणाम यह आया कि उन्हें गर्भाशय का कैंसर हो गया और कुछ को गर्भाशय शोथ भी। दर्द बहुत होने लगा, उठना बैठना भी दुर्लभ हो गया। वे अंदर से बदबू महसूस करने लगी। मैंने उनको लूप निकलवा दिए और उनसे उन्हीं के मूत्र का प्रयोग रंग बदल कर करवाया। मूत्र का ही डूस दिलवाया गया। यह प्रयोग 1 मास तक चला। 4 रोगी बिल्कुल ठीक हो गए और उनका प्रदर रोग भी मिट गया। स्वमूत्र। ठीक है। यूट्रेस का कैंसर एक और पढ़ देता हूँ। श्रीमती तुलसी नायक को यूट्रेस में कैंसर है। वह अप्रैल 1989 में कलकत्ता में मालूम पड़ा। एडवांस स्टेज का कैंसर था, इस वास्ते ऑपरेशन संभव नहीं था। 3 रेडियम लीड 3 हफ्ते देकर कैंसर पर काबू किया गया। 1 महीना 2 महीना रुककर कोबाल्ट सेक दिया गया। वह 16वें सेक देकर उसे 2 साल काबू में रखा जा सका। फिर डॉक्टरों ने अगस्त 1989 में टाटा हॉस्पिटल में चेकअप की सलाह दी एवं 24 अक्टूबर सन 1989 में पूरा यूट्रस निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद मां को डायबिटीज की शिकायत हो गई एवं फरवरी 90 में सफेद शराब भी लगातार गिरता रहा। फरवरी 90 में जून तक लगातार कुछ न कुछ परेशानियां रहा करती थी। वह पूरे बॉडी का चेकअप कराया गया। वह लगातार बुखार से परेशान थी। 24/6/90 को अचानक बायां पैर फूल गया एवं उन्हें 26/6/90 तक रक्त संचार बंद हो गया एवं पैर नॉर्मल पैर से दुगना बड़ा हो गया, सिर्फ बाएं पैर की ही। 27/6/1990 को टाटा अस्पताल में चेकअप करने पर मालूम पड़ा कि पेट में बाईं तरफ यूट्रस की जगह कैंसर की नई गांठ उभर आई है। इस वास्ते बाईं टांग में रक्त संचार बंद हो गया। इसके बाद मैंने 16/7/1990 को स्वमूत्र चिकित्सा आरंभ की। 8/8/90 को 16/7/90 और 8/8/90 को टाटा अस्पताल में मन की शांति के लिए चेकअप कराने को मालूम पड़ा कि कैंसर की गांठें गायब हो गई। 16/7/90, 16 जुलाई 90 और 8 अगस्त 90, 15 और 8 23 दिन टाटा अस्पताल में मन की शांति के लिए चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि कैंसर की गांठें गायब हैं। तारीख 10/9/90 यानी 10 सितंबर 90 को ब्लड टेस्ट एवं 12/9/90 को लीवर एवं किडनी के एक्सरे टेस्ट हुआ। ये रिपोर्ट नॉर्मल आए। अब खत उसने तारीख 13/9/90 को लिखा है। उसका पता प्रेमजीत नायक, मुंबई मुंबई 4002 है। ठीक है। ऐसे एक नहीं, अनेकों कैंसर के अनुभव स्वमूत्र चिकित्सा से। स्वमूत्र चिकित्सा, अपना ही पेशाब कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, इसके लिए हम तो यहाँ से राय दे देंगे, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप लोग पहले इस पैथी के प्रति स्वाध्याय कर लीजिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आप इसके बारे में अध्ययन कर लें और अपने विश्वास को और मन को मजबूत कर लें। ठीक है। जिस पुस्तक की मैं बात करता हूँ, कैंसर चिकित्सा की मुझे सबसे अच्छी पुस्तक नजर आई एक और, जिसमें राजीव भाई के व्याख्यानों में कैंसर हॉस्पिटल का जिक्र किया गया था कि जैन समाज मिलकर एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं और वहां पे गौमूत्र से चिकित्सा करके अनुभवों को, मतलब उसे परीक्षित करने का देखा जा रहा है कि कैंसर किस किस कैंसर में काम आ रहा है। गले के कैंसर में, मुंह के कैंसर में जीत मिल चुकी है, बाकी चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हॉस्पिटल थी बलसाड़, जैन समाज का बलसाड़ में चल रहा था। काफी भैया का, राजीव भाई का व्याख्यान सुन के उस हॉस्पिटल की जानकारी निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन संजोग बस
फिर घूमते घामते में पता चला, और बाद में उसी उसके बारे में, उस हॉस्पिटल के बारे में और उस हॉस्पिटल से मिलने वाले उपचार के बारे में जानकारी है इसमें, कैंसर की चिकित्सा। और इसमें गर्भाशय कैंसर में जो सबसे सरल घरेलू प्रभावी उपचार बताया गया है, आप हैरान हो जाएंगे। और उस हैरान उससे भी ज्यादा तब हो जाएंगे जब विश्वास करके इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे। गर्भाशय के कैंसर की बीमारी से हताश 57 वर्ष की भारत बहन ने ग्वार पाठे का रस 2 महीने तक नियमित सेवन किया तो कैंसर लगभग मिट गया। और 6 कीमोथेरेपी 27 बार रेज लेने पर भी कैंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ग्वार पाठे के रस की शुरुआत करने पर कीमोथेरेपी का रेंज का कोई प्रभाव चमड़ी पर भी नहीं हुआ। ग्वार पाठे का रस, एलोवेरा का रस, और ये जो रस इस्तेमाल करना है वो आपको अपने खुद के पेड़ का करें, पड़ोसी के पेड़ से चोरी करके लाके करें, मांग के करें, लेकिन किसी के पैकेट वाला ना करें। तो पता चला जी, जैसे कैंसर का नाम सुना, एलोवेरा का फायदा सुना, फॉर एवर लाइफ, फॉर एवर लाइफ और कौन कौन सी है, उन कंपनियों के 5-5 हजार लीटर वाली बोतलें उठा के ले आए। ठीक है, उससे अच्छा है ठीक है ठीक। कि 5 हजार रुपये वहां देने से अच्छा है घर की छत पे 5 हजार के एलोवेरा के बगान ही लगा दो। नर्सरी से ही ले, रोज उठा के, रोज एक पत्ता नर्सरी से ही काट के लेके आइए, एक पेड़ ही लेके आइए। तो इसके अलावा बहुत सारे उपचार हैं, आयुर्वेद में भी हैं, होम्योपैथी में भी है। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो जरूरी है अपना आत्मविश्वास। देखिए, मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, स्वदेशी के प्रति और जमीनी स्तर सबसे सरल उपचारों के प्रति इंसान का झुकाव तब होता है, या यूं कह लें, मंदिर में माथा तब टेकते हैं जब दर्द हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। जब तक नोट की गर्मी से, सहयोग की गर्मी से, अपनों की गर्मी से गर्मी रहती है, तो मंदिर और भगवान सब झूठे नजर आते हैं। उस वक्त दवा और डॉक्टर ही सच्चे नजर आते हैं। और जब हार जाते हैं, सब हाथ खड़े कर दिए जाते हैं, तो फिर हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह माथा टेकना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना जिसके पास आखिरी में जा रहे हैं उसी के पास पहले आ जाएं। यानी जो डर, पहले डर के जब सब चीज हार गए, तो हिम्मत लेके आ रहे हैं कहां पर? अपने आस्था के प्रति, सरल, जहां पे पैसे नहीं लग रहे हैं उनके प्रति, यानी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, पूजा पाठ में। वहां पे पूजा पाठ क्या है? अपने मन में शांति, अपने मन से निगेटिविटी को बाहर करना, भजन कीर्तन। तो ये हम पहले दिन ही क्यों ना करें? पहले दिन से ही क्यों ना करें? जब हम पहले दिन से ही इस भाव के साथ अपने जीवन को जिएंगे, तो दवाएं जो है 100 गुना ज्यादा असर करनी शुरू कर देगी, 100 गुना ज्यादा। अब हमारे बीच में मैं चाहूंगा रेखा दीदी और अनुभव पटेल भाई, आप हैं तो हैंड रेस कीजिए। अनुभव पटेल भाई और रेखा दीदी। अभी रेखा दीदी से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अ, ये इनकी सगी सहेली थी, और इस सगी सहेली को लात मार के भगा दी है। ठीक है जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि मुझे भी 2025 4 फरवरी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। लेकिन अब गर्व से कहती हूँ कि मैंने अपने बलबूती बूते और अपने शरीर को देख रेख करके पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 1 महीना में मेरा पूरा रिपोर्ट निगेटिव आ गया था, और अभी तक हम हर 2 महीने पे
रिपोर्ट करवा रहे हैं, मेरा रिपोर्ट निगेटिव है। हमने पूरा नेचुरोपैथ इस्तेमाल किया, योगा, और जब से गोविंद भैया से मिले हैं तब से स्वमूत्र का भी प्रयोग में ले रहे हैं। और जो वीकनेस मुझे रेडिएशन कीमो ने दिया, क्योंकि मेरा फैमिली बहुत डर गए थे, क्योंकि बम्बई में टाटा में डॉक्टर ने बोला कि 3rd स्टेज लास्ट है आपका कैंसर, और बहुत बड़ा नोड है, जो इतना बढ़ा कर कैसे लाए हैं, मरीज का बचना मुश्किल है। तो मेरे हस्बैंड काफी डर गए थे, हताश हो गए थे। हम लोग 5 फैमिली से गए हुए थे, सब हताश 500 थे, रुपये, लेकिन 500 रुपये। सॉरी भैया, दे देना। हमने हम नहीं हताश हुए। एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा ब्लडिंग चल गया था, जिसके कारण वीकनेस बहुत ज्यादा था। हम ना उठ पाते थे, ना चल पाते थे, ना बैठ पाते थे। मेरी मामी साथ में गई थी, वो उठा उठा कर खिलाती थी। और जिस दिन मेरी बहन आकर बताई कि हमको कैंसर हुआ है, मेरा फैमिली सब मना कर रहा था कि नहीं बताओ, डर जाएगी, लेकिन मेरी बहन आकर बताई कि दीदी तुमको कैंसर हुआ, हॉस्पिटल में थे। हम आंख बंद किए और बोले, ईश्वर धन्यवाद प्रभु, बचपन में माँ नहीं थी, अभी भगवान इतना बड़ा सजा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, मंजूर है। बीमारी आता है, आता तो है, लेकिन चला भी जाता है। हमने उसे हंसते हंसते स्वीकार किया, एक बूंद आंसू नहीं गिराया। सबने रोया, मेरा फैमिली में मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे सर्कल, मेरे कलीग जितने थे, सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और मैं आज गर्व से कहती हूँ कि कोई भी बीमारी को जीत कर लाया जा सकता है। और मैं बम्बई में भी थी, किसी का भी फोन आता था, मेरे से बात नहीं करने दे दिया जाता था, लेकिन मैं पूरी तरह से अंदर से एक ही बात बोलती थी, ईश्वर दिए हैं, आप ही संभालोगे। और मेरी बहन कहती थी, दीदी नाक पे हाथ रख कर अनुलोम विलोम करते रहना, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं हो पाता था, तो मैं दिन भर में 3 घंटा 4 घंटा प्राणायाम करती थी। आधे घंटे का गायत्री मंत्र का जाप, सुबह 3 बजे उठकर, आधे घंटे का धूप। और डाइट में सारा चीज हमने बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं ले रहे थे, चीनी, मैदा, रिफाइंड, घर का अनाज सारा बंद था। क्योंकि जब रेडिएशन कीमो चलता था, सब लोग तैयार थे दिलाने के लिए, लेकिन मेरी बहन मेरे साथ थी कि दीदी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए कुछ एलोपैथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय मेरे साथ गोविंद भैया नहीं थे। यदि उस समय मेरे साथ गोविंद भैया रहते, मेरा किस्मत उस समय अच्छा नहीं था, थोड़े दिन के लिए, तो मैं एलोपैथ नहीं लेती। क्योंकि उस समय डॉक्टर ने इतना डरा दिया था बम्बई में, और मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज्यादा, कि ये मेरा बात कोई सुनता ही नहीं था। इसलिए मुझे थोड़ा सा एलोपैथ लेना पड़ा, उसमें भी मैं पूरा नहीं ली एलोपैथ। मैं दोबारा बम्बई गई इलाज के लिए, डॉक्टर ने वहां बताया कि आपको इलाज लेना पड़ेगा, ब्रैकेट थेरेपी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, और आपको बताया नहीं जाएगा कि आपका बीमारी ठीक हुआ कि नहीं, ये भी प्रोटोकॉल है। तो हमने वहाँ जांच नहीं करवाई, और टाटा हॉस्पिटल मेमोरियल को टाटा करके मैं बाहर निकल आई। मेरा भाई भी साथ में गया था, बोलने लगा, रोने लगा कि दीदी तुमको लेना पड़ेगा, ले लो, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम ब्रैकेट थेरेपी भी लो। हम बोले नहीं, हमको एक जांच करवा दो, हम 3 महीना में जितना भी हम अपने शरीर पे काम किए हैं, हम उसको देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट मिला है। यदि 2% भी रहेगा तो हम ब्रैकेट थेरेपी ले लेंगे। विश्वास नहीं मानिएगा, मेरा बाहर पूरा जांच हुआ, जो टाटा मेमोरियल का कागज हाथ मेरे लग गया था, जिन्होंने लिख के दिया कि ये जांच करवाना है। तो वहां बाहर बम्बई में हमने जांच करवाया, बम्बई में प्राइवेट डॉक्टर से दिखाए। उन्होंने बोला कि आपको कुछ भी नहीं है, जो आपका फरवरी का रिपोर्ट है और अभी आपका
अप्रैल लास्ट मई का रिपोर्ट है, एकदम निगेटिव है। आपका यूट्रस जो डॉक्टर ने बताया है कि लटक गया है, इसके लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो आपका यूट्रस भी सेट कर गया है और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपोर्ट एकदम निगेटिव है। और उस दिन से आज तक मैंने ये तीसरी बार जांच करवा ली है, अभी तक निगेटिव है। और उसके बाद हमने बम्बई से लौटा, मुझे गोविंद भैया का शरण मिला और उसके बाद से उन्होंने बताया कि बहन, मैं लाती हूँ अपना स्वमूत्र। और मैंने बहुत डर डर के फोन किया भैया के पास और मैंने भैया को सारा रिपोर्ट बताया। भैया बोले कि डर नहीं, शेरनी बन, शेरनी बन जा, अपना स्वमूत्र लाओ और हम भी अपना लाते हैं, वीडियो कॉलिंग पर देखो, हम भी पियेंगे, तुम भी पियो। भैया ने ऐसे करके पिलाया अपने भाई के तरह। और उस दिन से मैं स्वमूत्र सेवन कर रही हूँ, मेरे को पूरी पूरी तरह से ठीक है। कोई भी बीमारी है उसमें हर लोग ले सकते हैं, हर बीमारी का समाधान स्वमूत्र है। और मुझे जो शक्ति मिल रहा है, जिससे मेरे रेडिएशन और कीमो से जो मेरा शरीर हो गया था, हम बता नहीं सकते। मैं चलने लायक नहीं थी, मैं बाथरूम में बैठ नहीं सकती थी, मुझे लगता था कि मैं 10 तल्ला से कूद जाऊं, ऐसा फील होता था। लेकिन मेरे साथ मेरे बहन बहनोई, मेरा बेटा बेटी, मेरे मामा मामी, मेरे हस्बैंड, सब सामने, मेरा भाई लोग फोन करता रहता था, खड़ा रहता था सामने, एकदम हंसाते रहता था। जब रेडिएशन कीमो चलता है तो कुछ इच्छा नहीं जागता है मरने के सिवाय। लेकिन ईश्वर का कृपा, अब सब ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, उस चीज को याद नहीं करती हूँ। और दिन भर मेरा चौपाल चलते रहता है, उसमें हमेशा मोनिका दीदी और भैया लोग के साथ हंसते रहती हूँ, गाते रहती हूँ। मंटू भैया बगल में आ गए हैं, इतने सारे भाई बहन के बीच में मैं पूरी तरह से, कोई छीन नहीं सकता है। गोविंद भैया जैसा जिसको भाई हो, मंटू भैया जैसा जिसके पास भाई हो, चाचा जी जैसा जिसको चाचा मिल जाए, बहन इतनी सारी, मोनिका दीदी इतनी सारी बहन, सबको देख के दिन भर हंसते रहते हैं। और जब टाइम पहले के पेशेंट है उसको बुला के 1 घंटा हंसाते रहते हैं, उसको योग कराते रहते हैं। ट्रीटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, हम भी एक थेरेपिस्ट है, अभी सब मना कर रखा है, तो सोचते हैं चलो एंजॉय चौपाल में हो ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन जब आप अपने शरीर को मान लेंगे कि हमको बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं है। हमने अपने शरीर को संकेत दिया था कि हमको कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पति भी बोलते थे हो गया है, मेरे सामने रोते भी थे, या कोई भी मेरे सामने हमको बोलता था कि तुमको कैंसर है, हम बोलते थे हमको कैंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी भी बोलते हैं कि हमको कैंसर नहीं है और नहीं जीवन में कभी आएगा। क्यों आएगा? जब हम अपने शरीर को संकेत देंगे ना, तो मेरे शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होगा। हम 2024 में दो दो बार एक्सीडेंट कर गए। मेरा ये हाथ अभी भी 10% बचा हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट वाला थोड़ा देर जाता है। क्या होता है ना कि जब अपने शरीर में होता है तो लोग इग्नोर करता है। तो हम एक बार हुआ, फिर 15 दिन के बाद फिर एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऐसा वैसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, दोनों बार मेरे इसी हाथ में लगा। हम एकदम इस तरीके से टेढ़े हो गए थे, लेकिन आज हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है। और बीमारी आती है अपने अंदर, जब भावना बना लेंगे कि हमको बीमारी है, तो बीमारी रहेगी। और भावना बनाएंगे कि बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं रहेगी। क्योंकि आंख बंद करने के बाद कुछ भी नहीं दिखता है, आंख खोलने के बाद सब कुछ दिखता है। तो आज आंख खोलकर जागे, हमारे शरीर में ही इलाज है और उसी से उपचार करना चाहिए। डॉक्टर मारते हैं, जिलाते नहीं है। जब हम हॉस्पिटल जाते थे, उस हॉस्पिटल में मेरा, हमको रेफर कर दिया गया था रेडिएशन कीमो के लिए। वहां पे जब हम जाकर बैठते थे हॉस्पिटल में, तो बोलती, आसपास के लोग बोलते थे, आपके साथ कौन मरीज आया है, क्या दिक्कत है आपके मरीज को? हम बोलते थे हम मरीज खुद हैं, हम, आपका बाल नहीं गया, आप तो पूरी तरह से स्वस्थ दिखती हैं।
तो उस समय हम लोगों को बताने की चेष्टा करते थे, बहुत लोगों को वहां पे बताया कि हम ये कर रहे हैं, आप लोग भी करो। डॉक्टर सिर्फ मारता है, बताता नहीं है। बोलते कि हम 3 साल पहले हमको कैंसर था, फिर कैंसर हो गया। हम बोले इसी के बचने के लिए अपने शरीर से ही बीमारी को, इलाज को ढूंढो। लेकिन लोग विश्वास करे तब तो। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, गर्व से कह रही हूँ। अब जहाँ गोविंद भैया हैं वहाँ कोई भाई बहन बीमार नहीं पड़ सकते। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। बहुत, आज परसों ही हम बीमार पड़ गए थे तो भैया ने वीडियो कॉल करके मेरे को पूरी तरह से मदद किया। और मेरे हस्बैंड पति तो पूरे डर गए कि डॉक्टर ने बम्बई वाला बोला था कि जब पेट दर्द होगा तो कहाँ दौड़िएगा, माथा दर्द होगा तो कहाँ दौड़िएगा, कैंसर कहीं भी घुस जाएगा। तो परसों तो मेरे हस्बैंड बोले लगता है पेट में कैंसर घुस गया इसका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहन 501 पहले का, 501 अब का। ठीक है, 2,000 रुपये डाल देंगे। 4 बार हो गया दीदी, 2,000 हो गया, दो हजार हस्बैंड को, चार पति को दे के 2 बार डाल देंगे। तो बुला जाता है दीदी, क्या करें, जी। आदत मुंह में बैठा हुआ है। और अब हमारे बीच में है अनुभव पटेल भाई, हरदोई से। वो भी कैंसर के प्रति अपना अनुभव शेयर करेंगे। अनुभव भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मुंह पे टेप लगा पड़ा है। जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी। हेलो जी। जी भैया, भैया मेरी मामी को पित्ताशय की पथरी थी, लगभग 3 साल से। तो भैया फिर वो ऑपरेशन उनका नहीं हो पा रहा था, शुगर भी थे उनको, कुछ शुगर कम नहीं हो रही थी, इस कारण टलता टलता रहा, और कुछ आर्थिक स्थितियों के कारण भी। फिर भैया जब अभी जनवरी में, इसी साल जनवरी में, जब ऑपरेशन के लिए गए सीतापुर सीतापुर में, तो भैया वहाँ जब पथरी का ऑपरेशन होने के लिए गए तो वहाँ पे कैंसर डायग्नोस हुआ, वो भी लास्ट स्टेज का। फिर भैया वहाँ पे जो रिपोर्ट आई, तो उसको हमने मेडिकल कॉलेज में, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी भेजा कि क्या है, तो वहाँ पे भी जवाब हो गया कि जो है लास्ट समय है, जितना चल जाए। तो फिर भैया हमें आपसे संपर्क करके फिर समस्याएं समस्याएं बताई कि पित्ताशय की पथरी थी, और शुगर के पित्ताशय की पथरी थी और कैंसर डायग्नोस हुआ। तो भैया आपने फिर हमको अपामार्ग, तुलसी, अरंड, पीपल, गेंदा और नीम, मतलब 6 प्रकार के पत्ते ये थे। और भैया इसको 2 लीटर पानी में डालकर उबालकर आधा रहने तक, फिर इसको यही पूरा पानी जो है दिन भर पीना था। तो भैया उनको जो पेट में बहुत भयंकर दर्द होता था, उनको जो है वही 7 दिन में आराम पड़ने लगा था भैया। और आज लगभग 7 महीने हो गए हैं, अगस्त हो गया भैया, लगभग 7 महीने हो गए हैं। लगभग पूर्णतः आराम है। कभी कभी कुछ समस्याएं छोटी मोटी, दस्त लगना वगैरह हो जाती है, वो भी ठीक हो जाता है। और एक भैया ने और होम्योपैथी की जो है और सोमूत्र अपनाई या एक नहीं अपनाई? दवाई ऐड। हाँ सोमूत्र। भैया, समूत्र, हाँ क्योंकि याद ही दवाएं नहीं तो कुछ रहा, दवाएं तो समूत्र। अलग अलग हर किसी का बदल सकता है समय के साथ, वो अलग बात है। लेकिन बात यहाँ पे जी जी विश्वास जी की जी। और सरल उपचार की हो रही है। जी तो सौमूत्र उन्होंने जी किस भैया, प्रकार अपनाया? सौमूत्र। सौमूत्र वही भैया, सुबह से शाम तक आगे और पीछे का छोड़ के बीच का कलेक्ट करके मिट्टी या कांच के बर्तन में, इस प्रकार इस प्रकार भैया किया। जी। भैया जी। यही, अब क्या बोले, इससे जी जी, इतना करने से बहुत आराम पड़ा। कहने का मतलब कि अनुभव भाई की मासी जी का और ये उपचार और वो स्वस्थ इसलिए हो पाए कि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी।
और डॉक्टरों ने आखिरी स्टेज भी बता दिया था। अगर डॉक्टर थोड़ी उम्मीद के साथ उनको बोलते रहते और थोड़े बहुत इनके पास पैसे होते तो शायद बिल्कुल। उन्हें स्वस्थ होने में और समय लगता, इस तरफ आने में और समय लगता। ये है थोड़े से और भी विचार। और हमारे बीच में एक और दीदी हैं, रत्ना दीदी, महाराष्ट्र से। दीदी, आप अपनी भी कहानी बताएं। वंदे मातरम भैया सभी को। अ, भैया क्या सुनना चाहते यानी क्या? आप अपनी कहानी बताओ कैंसर की। जी भैया मैं तो पहले ना हमेशा बीमार रहती थी, जैसे कि कैंसर होने के पहले तो ये मुंबई का वातावरण मुझे जज नहीं रहा था। गांव में जाती थी तो ठीक रहती थी, बॉम्बे में मैं हमेशा बीमार। तो हर साल मुझे बुखार आता था, मेरा ये था बुखार हर साल। तो क्या होता था, मैं दूसरा भी एक टॉपिक इसमें क्लियर करना चाहूंगी कि हर, हर साल बुखार आता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, तब मुझे पता नहीं होता था कि बुखार हमारे अच्छे के लिए आता था, किसी को पता नहीं होता था। तो डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर क्या बोलते, आपका मेडिक्लेम है ना, एक काम करो, आप ऐसा ही ट्रीटमेंट करोगे ना तो आपका पैसा जाता है, एडमिट हो जाते हो तो फिर मेडिक्लेम का पैसा आ जाता है। तो मुझे हर साल एडमिट किया जाता था। वजह क्या थी? बुखार। और वो किस लिए आता था? जो भी मेरे शरीर में अधपचा हुआ रस, साल में जो भी बच्चा है, बुखार उसके लिए आता है, हमें और प्योर करने के लिए, वो रस पचा के और हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन मेरा हर साल यही था, बुखार आना और मुझे एडमिट कर देते थे डॉक्टर सीधा। क्योंकि मेडिक्लेम है, कंपनी में पतिदेव काम पे है, गोदरेज पे, तो मेडिक्लेम अच्छा है, उनको पता है इसको एडमिट करेंगे 4 8 दिन उनको अच्छा इनकम आता है। ये मुझे बाद में समझ में आया कि ये एडमिट क्यों करते, और रखेंगे तो बुखार के लिए कितना दिन रखते, 8 दिन। तो मेरे को होता था एडमिट किया तो आप उस सलाइन क्यों ठूस के रखते हो, सुई तो लगा के रखते थे, आउट होगी ये होगी। तो बोलते नहीं, ये हमारा यही है। और हर हर रोज दो सलाइन, दो दो नहीं 3 4 सलाइन उनका रहता है, वो भरना है भरना है। उसके अंदर से इंजेक्शन भोंकने हैं, ऊपर से दवाई, या घर पे आने के बाद भी महीने की दवाई वो लिख के देंगे। उनका बिल उनको जितना काटना है उतना काट लेंगे। लेकिन एक बुखार के लिए एक बंदे को 8 8 10 10 दिन एडमिट किया जाता था। तो मुझे तब कुछ समझ में नहीं आता था। और हमें क्या बताया जाता है कि आप अगर एडमिट हो जाओगे तो हमें डॉक्टर बताते हैं कि आपका ये चेक करना पड़ेगा, मलेरिया का, टाइफाइड का, तो आपका इतना खर्चा जाएगा, डॉक्टर की विजिट का। तो उनका सिंपल है, आपका मेडिक्लेम है, हाँ है, तो एडमिट करा दो। एडमिट करा के उस 8 दिन में उस बंदे के शरीर में इतना मेडिसिन और ये डालते थे। मैं सच बात बताऊं, मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती, मेरे कैंसर की वजह मेडिसिन है। क्योंकि मुझे, मैं बीमार कभी थी ही नहीं, मेरी बीमारी यही थी कि मुझे बुखार आता था हर साल, मुझे हर साल एडमिट कर दिया जाता था, हर साल, हर साल। इतने सारे सलाइन अंदर डाले जाते थे, उतनी इंजेक्शन, वो गोलियां। और मेरे शरीर को मैंने जितना भी मैं खुद स्टडी की, मैंने जितना पहचाना है, मेरे शरीर को प्राकृतिक चीजें चीजें ना वही सूट करती है। बाकी तुम अप्राकृतिक कुछ भी डालो ना, मेरे शरीर को नहीं जमती है। कुछ मैं इवन, मैं ये बोलूं, मैं काकड़ी बिकड़ी भी हम खाते हैं ना, मेरे को सीधा खाओ बहुत अच्छा लगता है, उसमें और कुछ डालो। दूध भी लो, सीधा दूध खाओ, दही खाओ, लेकिन उसमें हम नमक डाले, मुझे कभी पसंद ही नहीं आया। ये मुझे अभी, मेरा नेचर या मेरी प्रकृति अभी मैं ज्यादा आपको बता, तभी मुझे समझ में नहीं आता था। तो हमारे मेरे अंदर जो डाला गया ना इतना, वो उसी वजह से मैं बीमार थी। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं एकदम स्वस्थ थी। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, और इधर बॉम्बे में मेरे रूम में रह के मुझे ज्यादा परेशानी होती थी। इधर का हवामान वातावरण मुझे मुझे सूट नहीं होता था। उसके ऊपर बॉम्बे में आकर ये दवाइयाँ। तो बाद में ऐसी जर्नी चली मेरी भैया कि मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पता है? भूख नहीं लगती थी, भूख ना लगना। मैं हमेशा भूख नहीं लगती थी, तो भूख के लिए ये टॉनिक खाओ, वो गोली खाओ, फिर भी नहीं। और खाना फिर जाता नहीं था। तो डॉक्टर बदलते गए, जैसे एक छोटा वाला है उससे नहीं, तो बोले इससे भी इसको आराम नहीं, तो और बड़ा वाला और बड़ा वाला। लास्ट में मैंने कैंसर के पहले मैंने एक डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट लिया था, क्योंकि मेरा वजन कभी बढ़ेगा ना और भूख लगती नहीं थी, ऐसा था। तो
हमेशा दुबली पतली और ये। और फिर मैं गोलियों के ऊपर ही जीती थी, गोली खाएंगी उतना हमेशा मेरे गोली है ना हमेशा की चालू। तो मेरा जब भी कैंसर के पहले मेरा डॉक्टर बहुत बढ़िया मैंने बड़े डॉक्टर जाने माने पेट के लिए, तो उसके पास गए, उनकी फीस 3,000 थी भैया। और उनका गोली था वो भी लगभग 5,000, वो भी 2016-17 में तब का मैं बता रही हूँ। उनकी फीस अभी तो बहुत होगी। तो वो खाती थी और तभी मैं खड़ी हो पाती थी। बाद में ऐसा हुआ कि अगर उनकी गोली ना लूं ना तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। एक दिन मैं, और हर महीने का उसका 2,500 उसकी फीस, बाकी गोलियां अलग की। तो मैं थोड़ा होता है तो मैं बोली जाने दो, डॉक्टर को जाने से थोड़ा बचते हैं, मैं बोली यही गोली मेडिकल से लेके आओ। तो ये पर्ची लेके गए, उन्हें बोले ये गोलियां दे दे। तो मेडिकल वाले ने मना कर दिया, वो बोले ये गोलियां हम डॉक्टर के पर्ची के सिवा दे नहीं सकते। तो मुझे तभी ये लगा कि ऐसी क्या है ये गोलियां। और उसके पहले भी कभी होता था हम लेते ये गोली, डॉक्टर ने लिए खत्म हो गए देते, डॉक्टर देते थे। लेकिन तो वो बात मेरे घर कर गई एक, क्योंकि वो गोलियां बहुत हेवी थी और ये थी। तो उसके बाद मुझे पूरा भूख लगना सब बंद हो गया, यानी बहुत। मुझे बाद में कैंसर, और उसके पहले एडमिट करते थे मेरे को, बीमारी कुछ नहीं, या भी मुझे पता चलता मेरी चेकअप क्या होती थी। पेट में भूख नहीं लगती, इंडोस्कोपी किया, वो अंदर डाल के पूरा इतना इंडोस्कोपी किया। फिर लीवर लीवर का लीवर का होता है ना टेस्ट, वो किया। यानी उनको कुछ मिलता कुछ नहीं था, मुझे बीमार करने की वजह ही दवा थी। मुझे दवाई डाल के बीमार किया जाता था और मेरी बीमारी समझ में नहीं आती थी, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। तो और ये चलता ही रहा, घर वाले भी सब बोलेंगे कि तेरे को निकलता तो कुछ नहीं, बीमार हमेशा है। क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई खाते थे, और उसकी वजह से मैं बीमार थी, मुझे बीमारी कोई नहीं थी। तो लीवर की बायोप्सी की, तो उसके अंदर तो इतनी बड़ी सुई होती लीवर के अंदर डालते हैं और वो टुकड़ा लेते हैं, उसके बाद इतनी तकलीफ होती है, इतना बुखार आता है, इतना बहुत ये होती है। वो क्या एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद कुछ नहीं बोला, ठीक है इनकी लीवर की बायोप्सी करते हैं, लीवर के करके देखी, इंडोस्कोपी। मेरा कभी कुछ निकला नहीं, मुझे सिर्फ नहीं निकला, गोलियां देते गए, चेकअप करते गए, एडमिट करते गए, लास्ट में मुझे मिला वो एक कैंसर। तब से मुझे ये मेडिक्लेम का बहुत उसमें, यानी ये मेडिक्लेम जो बोल रहे हैं ना, कभी मत लेना, कभी मत लेना। उसके बाद मैं ना कभी एडमिट हुई हूँ ना कभी गई हूँ, मैं घर पे मर जाऊंगी अगर मेरे नसीब में है ना मौत, मैं बोली मर जाऊंगी। लेकिन कैंसर के बाद मेरे को खुद इतना समझ में आया ना, ये बीमारी या क्या है, ये डॉक्टरों का माया जाल क्या है। और मुझे अभी ना सब समझ, मुझे डर नहीं लगता अभी बीमारी का। अभी मेरा शेड्यूल इतना टाइट होता है, मैं अभी कैंसर के बाद भी तभी तक भी मैं कैंसर का कीमो रेडिएशन बाद में जाने के बाद मैं खुद पे स्टडी किया, मैं जितना ये करती गई, लिंक होता गया, उसके बाद मुझे समझ में आता है कि मेरा बीमारी का कारण क्या है। भैया जो बोल रहे हैं ना, वह चिकित्सा जो घर से या जो भी, ये प्राकृतिक है, आप कितना भी खाओगे ना मरोगे नहीं, पहली एक बात। और हमें क्या होता है, डराया जाता है। मैंने राजू भाई का भी एक ये सुना था, जब उनका व्याख्यान वो निकला था ना, स्वाइन फ्लू के क्या बीमारी का नाम था, वो की डुक्कर की वजह से हो रहा था, अभी उस बीमार बुखार का नाम पता नहीं। तो तभी राजू भाई ने यही कहा था कि ये मुंबई और पुणे में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोगों के पास पैसा है ना, वो अफोर्ड करने के लिए उनके पास पैसा है। तो वो, हाँ स्वाइन फ्लू, तो खेड़े गांव में क्यों नहीं वो उनके पेशेंट मिल रहे हैं, वो बॉम्बे पूना में क्यों, क्योंकि वहां लोगों का पैकेज है। उनको बता दिया, डरा डरा दिया तुमको स्वाइन फ्लू है तो वो एडमिट होगा, उतना पैसा डालेगा, है ना। तो ये सब पैसे ऐंठने के और ये करने के तरीके हैं। तब से मुझे पूरा गुस्सा आता है। मैं बोलूं कोरोना में, तो कोरोना का मैं खुद का मैं बोलती हूँ कि जब भी कोरोना आया तब तो मैं कैंसर से कीमो लेने के बाद कोरोना आया, सभी ने इंजेक्शन लिया, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे इसका सब पता चला था, मैंने नहीं लिया। और सभी लोग सब धो धो के खा रहे थे ना, तब तब मैं गांव में गई थी, कोरोना को से लॉकडाउन हुआ तो गांव में गई थी। वैसे भी
सब ये धो के खाओ, वो धो के खाओ। मैं आपको सच बताती हूँ, तू मैंने कोई ये नहीं नियम नहीं पाला कोरोना का। इसको छुओ मत, मास्क मत लगाओ, मैंने नहीं माला। इवन यहाँ तक कि गांव में तो फ्रूट व्रूट में ला के रखती तो कोई भी खा जाता था। मैं डाइट पे भी थी, फ्रूट में ज्यादा खाती थी, तभी खाना मेरा कम था। तो मुझे उसकी जरूरत थी, तो मेरे को नहीं बचता था। तो मैं आपको सच बता दूं, मेरे घर के सामने पेड़, चीकू का पेड़ है, जाम का है, सब मुझे बहुत पसंद है, लगाए हुए हैं। मैं जाती थी तो मुझे घर में नहीं रहता था, तो मैं सच बताऊं, जो पक्षी पंछियों ने खाए हुए थे ना, चीकू पेरू, मैं उस समय कोरोना में मैं वह खा के भी जिंदी रही हूँ। मुझे बुखार नहीं आया, मुझे कोरोना नहीं है कोई। और सब छुए तो सब धोते थे, सैनिटाइजर लगाते थे। तो आप पहले एक बात समझ लो, ये सब सब षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र है। क्योंकि मैं उस वक्त, मेरा वजन कीमो के बाद 35 kg था। उस समय में मैंने कोई भी ये नहीं किया। जो कोरोना के आप ये ले रहे थे ना, सैनिटाइजर कर रहे थे, मास्क लगाओ, मैंने मास्क भी नहीं लगाओ। मैंने कभी लगा ना तो मुझे घुटन होती थी। मैं 2 बार ऐसे गांव में किधर गई थी ना, मेरे को 2 बार पकड़ा था मास्क नहीं लगाया, इसके लिए मैं 2 बार फाइन भरी हूँ। फिर भी मैंने मास्क नहीं लगाया। पहले तो अपने दिमाग से डर सच में निकाल दो। बीमारी नाम की चीज ही है ही नहीं, इसको बनाया गया है। अगर कैंसर भी आया, गार्ड भी आई, किडनी भी आई, डायबिटीज भी आई, कभी, ये हमारे शरीर के सिम्टम्स बॉडी बता देती है कि आप थोड़ा ख्याल करो। आपकी जो भी चीजें गलत हो रही है ना, आप, हमें उसके ऊपर काम करना होता है, ना कि शरीर का अंग काटना होता है, ना कोई मेडिसिन अंदर डालनी होती है। हम क्यों करते हैं ये चीजें? हमें तुरंत डरा दिया जाता है, ऐसा होगा वैसा होगा। देखो, कोई भी गांठ आएगी, तुम दूसरे दिन मर तो नहीं जाओगे। डायबिटीज होगी, तुम महीने में मर जाओगे, कोई मरा है? अगर आपकी किडनी फेल है, 1 महीने 2 में मर जाएगा? नहीं। पहले तो शांति से रहो। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है ना। अगर आप आयुर्वेदा में चलते, पर गोविंद भाई जो बताते हैं ना, आप एक भी पकड़ो ना, एक भी, आपको 1 महीना शिद्दत से करो ना, तो आपको रिजल्ट 110% आ जाएगा। लेकिन करना पड़ता है। हमें क्या होता है, एलोपैथी क्या, पेन किलर और वो गोलियां, उनकी इंजेक्शन रहती है, हमें तुरंत थोड़ा आराम मिलता है ना, हमें लगता है इससे हमें वो रिलीव, पेन किलर दे के आपको थोड़ा आराम लग के उनकी ट्रीटमेंट चलती है। हमारे आयुर्वेद इसमें धीरे पड़ता है, लेकिन वो परमानेंट होता है। हमें तुरंत चाहिए। इसमें तुरंत भी, कई कई चीजें एकदम तुरंत भी है, लेकिन कई नहीं। लेकिन हमें इतना डराया गया है कि हम इतने डर जाते हैं, हम ऐसे मर ही जाएंगे ये नहीं करेंगे तो। इतना डर। अब पहले तो ना सबका डर, पहले से बोलते ना कुछ नहीं है, बीमारी बीमारी मन का है, और ये मेरा भी पूरा पक्का हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बीमारी नाम की चीज ही नहीं। जो हमारे अंदर जो नहीं चाहिए, वो गलत चीजें ज्यादा इकट्ठी हुई है, तो हमें वो निकालनी है, तो बीमारी निकल जाए। तुम्हारी गांठ हो, फूड़ा हो, फुंसा हो, और आप जब तक सर्जरी नहीं करते ना, आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन अगर खराब होता है ना, अगर मेरी किडनी, अगर मेरा लीवर इतना सड़ गया है, ठीक है, फिर मैंने एक बार काट दिया, ऑपरेशन किया, तो वो दोबारा आएगा नहीं। लेकिन अगर सड़ा हुआ है ना, फिर भी मैंने काटा नहीं ना, तो हमने ट्रीटमेंट की, आयुर्वेदा से की, जो भी अच्छे इससे की ना, तो शरीर फिर वो बनाएगा। लेकिन काटो मत कभी शरीर को, काटना नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कोई भी चीज हो ना, ऑपरेशन कभी मत करवाना। क्योंकि भगवान ने जो भी अंग हमें दिया है ना, हर एक की बहुत हमारे लिए जरूरत है। हमें डॉक्टर क्या बोलेंगे, अरे वो अपेंडिक्स का वो इतना सा है, तिल्ली इतनी से, लीवर इतना सा है, काट दो, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान पागल है? लीवर काट ये काट दोगे, पित्त की थैली, पित्त कहाँ बनेगा आपका? पित्त तो चाहिए ना हमें। कितने बेवकूफ बना रहे और हम बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम बन रहे हैं। हम कभी स्टडी करते हैं सच, इस ऑर्गन की क्या जरूरत है? ये बोल रहे हैं काट दो, ठीक है, कुछ नहीं। मरते दम तक वो पेशेंट इतना तकलीफ, उसे हम फिर कुछ देना चाहे ना, कर भी नहीं पाते, कि उसने पित्त की थैली ही निकाल दी ना। उसकी तो जरूरत है ना, शरीर को बनना तो चाहिए ना पित्त। तो हमें रूट में जाना है, सिर्फ ये ऊपर इससे ठीक इसके नहीं। हमें आया, और हमें अगर आया है घर में किसी को भी, मैंने खुद स्टडी पे जाओ, जैसे भैया कर रहे हैं रात दिन। हम जब खुद से स्टडी करने लगेंगे ना, हमें जब कंसेप्ट क्लियर होता जाए, तो हमें डर ही नहीं लगता है। मैं आपको एक बात बोल दूं, मेरी जर्नी मेरे घर वालों ने सबने देखी है, और मेरे को तो सबने पागल ठहराया था सब। मैं जब
कैंसर से लड़ रही थी, मैंने ट्रीटमेंट सब छोड़ दिया था, इवन बीच में ही। और मुझे नहीं लेनी है पैथी, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन मुझे नहीं ठीक होना, क्योंकि मुझे पूरा क्लियर हो चुका था कि ये मुझे मरवा ही देंगे। तो मैं आपका बेटी का एग्जांपल बताती हूँ। स्कूल बच्चियां थी, कॉलेज में थी, तो उनका मन में था, एक बेटी थी तो वो बोली बाद में ऐसा होता कि तेरी मम्मी को कैंसर हुआ है, तेरे रिश्ते आने में भी दिक्कत हुई। ये मेरे भी मन में आया था, ये बात उतनी सच भी है। लेकिन मेरी बेटी का जवाब ये था, मैं बोली पहली तो बात, जिसके मन में ये चीज है ना, उसे मुझे मेरी बेटी देनी ही नहीं। और मेरी बेटी एक दिन मेरे से बोली, मेरे को ना मम्मी, अभी मुझे कैंसर भी हो ना तो भी मुझे डर नहीं लगता। मैं बोली क्यों? बोली मम्मी है ना। मैं सच बताऊं, मैं कैंसर से निकली हूँ, मेरी फैमिली इतनी बेफिक्र रह रहे ना, उनको पता है हमें कुछ भी होना ये है, खाने पीने में सब उनको पता है। ये पतिदेव भी, बच्ची भी, उनको यही है कि मम्मी है, ये हमें कभी मरने नहीं देगी। पहले उनके मन में भी जो डर था, और मैं मेरे कैंसर की जर्नी बताऊं, मेरे मन में ऐसा आता है, अरे मेरे को हुआ, बेटी को हुआ तो, बेटे को हुआ तो, पागल जैसा मन सोचता है उस टाइम। बहुत बैड कंडीशन होता है उस टाइम उस पेशेंट का। लेकिन अभी मुझे क्या, मेरे परिवार वाले हैं ना, उनको भी लगता है मम्मी है ना, हमें कोई टेंशन नहीं, कैंसर भी हुआ तो। क्यों? क्योंकि हम खुद पड़े उसमें। मुझे डर नहीं लगता अभी कैंसर की पहले अभी सुनने से ही होता है, अभी अगर आए भी ना, कहीं कुछ हो ना, कुछ भी ना, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है इसको मैं ठीक कर लूंगी। और ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है। हमारी बीमारी को ठीक करना एकदम दाएं हाथ का खेल है। मैं तो सच बताऊं, मैं अभी दिखती हूँ ना, मैं अगर इतना मैं खुद जितना स्टडी और मुझे जितने लोगों से बन पड़ता है देती हूँ ना, मैं खुद के ऊपर फोकस करूँ ना, मैं बहुत अच्छी मोटी और अच्छी दिखूंगी। लेकिन मुझे इतने की जरूरत भी नहीं, और मेरा वजन मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूँ तो मेरे अभी 50 किलो बनाना चाहूँ तो मेरे हाथ में है, और मैं चाहूँ तो मैं 45 पे ठीक हूँ तो 45। मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है आज। मेरे को सब कहते तू पतली है, दुबली इतनी, तो हम कैसे मोटे हैं। मैं बोले तुम 1 किलो घटा के दिखाओ, मैं आपको अभी चैलेंज करूँ ना, मैं 6 महीने में मेरा 6 किलो बढ़ा के दिखाती हूँ। और मुझे कम करना है तो मैं 6 किलो कम भी करके सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरा वेट गेन करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, और मेरा कम भी करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। अपनी बॉडी अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि दूसरों के, ना दवा के। तो ये बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल है। हमारे शरीर में जो अनवांटेड कचरा है ना, उसको निकालना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। और वजन, सब बोलते हैं ना वजन बढ़ाना मुश्किल है, कम करना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं पीछे मेरा 55-52 भी होता, मस्त भी दिख रही थी, लेकिन वो लेके मुझे काम करने में इतना मजा नहीं आता, थोड़ा आलस आ रहा था। क्या करूं वजन का और दिखने का, क्या करूं मैं? मेरा एनर्जी लेवल मुझे, देखो किसी भी व्यक्ति को उसका वजन से, उसके इससे कभी मत तोलना। उसका हीमोग्लोबिन देखना, उसका एनर्जी लेवल देखना, उसका दौड़ उसके साथ लगाना। हमें दिखते बहुत अच्छे, अच्छे मोटे बहुत अच्छे, लेकिन उनको बोलो मेरे साथ दौड़ लगा के दिखाओ, कौन जीतता है। तो अपना वजन बोलो या तुम्हारी ह्यूमिडिटी कितनी है, वो चेहरे के ऊपर, वजन के ऊपर कभी मत जाना, किसी के भी, किसी के भी। और अपने बॉडी के आप मालिक बनो। मैं तो सच में अभी ज्यादा बेफिक्र हो रही, जैसा मिले खा रही हूँ, जैसा आए कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना ये जब से मैं इससे रिकवर हुए ना, वो एक अलग सा जुनून हो गया है कि और पढ़ना है, सीखना है, जहां से मिलो। मैं सच बताऊं, मेरा सुबह भैया का जो व्हाइट व्हाइट का कोड का एक वीडियो था ना, मुझे लगा लाइव है। मैं नहाई नहीं थी, मैं सच बोला, बट बेटी को टिफिन वो लगा, मुझे बोला लाइव चाहिए, मैं वैसे ही घुस गई। और मुझे लगा लाइव, मैंने दूसरों को भी सेंड किया, जल्दी ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। मैं आज मेरा काम कितने देर तक ना नहाया, ना धोया, ना खाया, क्योंकि मैंने वो देखा है, वो तकलीफ देखी है। और अच्छा लगता है कि मैं किसी को ये दे पाऊँ, किसी को ये हुआ तो। मेरे सच में मेरे को ना सबसे बड़ा अच्छा यही लगता है कि किसी को मैं, मेरे को जितना पता है ना, सेव कर पायूं। जैसे अभी कैंसर पेशेंट का भी, मैं नहीं कहती कभी किसी को मैं पूरा ठीक कर दूंगी, उसका कारण भी है, क्योंकि उसकी मनस्थिति और उसकी करने की जो ये मानसिकता है ना, वो कितनी है, वो तुम्हारे पर, कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, उस पेशेंट के ऊपर है। तुम्हारी पैथी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन
पेशेंट कितना परसेंट उसको दे रहा है। मैंने मैंने जब किया ना, मैंने 100% दिया कि मुझे करना ही नहीं है एलोपैथी, मैं मरूंगी तो भी चलेगा, मुझे होना है तो ठीक नेचर से, इससे होना है पूरा 100। मुझे मैंने खुद के लिए ऑप्शन नहीं रखा था, मैंने सब फेंक दिया था बीच में, सब गोलियां फेंक दी, केमो की फेंक दी। इवन तब मुझे जिन्होंने केमो रेडिएशन लिया उनको पता है इसके बाद कितनी तकलीफ होती है शरीर को। मैं उस जर्नी में बीच में स्टॉप किया, और स्टॉप किया तो ये कोई करना नहीं है। मैं एक बात पहले बता देती हूँ, मेरा सुन के, ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं किसी को, लेकिन मैं खुद की बताती हूँ। मैंने स्टॉप जिस दिन किया ना, मैं सच में, मेरे को तब तक गोविंद भैया भी नहीं मिले थे। मैं लेकिन गुरुदेव से यही प्रार्थना की थी, मैंने कभी मांगा भी नहीं भगवान से कि भगवान मुझे ये बीमारी क्यों दी, मुझे नहीं चाहिए। मैं बापू से, मैं गुरु से मैं इतना ही प्रार्थना की, बापू मुझे दी है, मुझे इससे दिक्कत नहीं, मुझे इससे लड़ने की क्षमता दो, और जो भी उपाय हो ना वो दे दो। गुरुदेव की कृपा से भले ही मैंने कभी ये डाइट फाइट, कभी मैंने पूरे खानदान में किसी को पता नहीं था, वही वीडियो वीडियो क्यों मेरे पास आ गया और मैंने वो खोला तो मुझे अच्छा लगा। मैं स्टडी करती गई, लेकिन मैंने हर एक देखा, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता था कि कैंसर ठीक होगा। मैंने आयुर्वेदा में फोन किया, जितना भी स्टडी, ये कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन ये एनडीएस के बीवी चौहान सर का वीडियो मैं देख रही थी, उन्होंने बोला डायबिटीज ठीक होती, वो मैंने सब सुना था, वेट लॉस होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, मैंने लोगों के अनुभव सुने थे, लेकिन कैंसर का नहीं सुना था। उस वक्त जो चौहान सर बोल रहे थे कि यह डायबिटीज ठीक होता है, ये होता है, यहाँ तक कैंसर भी ठीक होता है, जब उनके मुंह से मैंने पहली बार सुना कि कैंसर भी ठीक होता है, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। कैंसर भी ठीक होता है। मैं सच बताऊं, केमो रेडिएशन की मैं स्टेज में थी और मैं बेड पे लेटी थी, मैं खुद का खाना लेके मुंह में भी नहीं डाल सकती, इतनी बैड कंडीशन मेरी थी। मेरी मम्मी मेरे कला में सिर्फ लेके निगलती थी मुंह में, इतना ही। और बेड पे 8 महीने तो मैं पूरी बेड पे थी। उठने के बाद मेरे जॉइंट सब जंग हो गए थे, मेरे को चलने को नहीं होता था कुछ नहीं, क्योंकि 8 महीने जो बंदा सीधा लेटा रहे, स्नायु सब अकड़ गए थे। उस दिन मेरे को, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, मुझे पता था एलोपैथी में कोई उपाय नहीं है, मुझे पूरा जान चुकी थी, इसीलिए मैं स्टडी कर रही थी। तो जिस दिन मुझे चौहान सर का ये वीडियो मिला, वो बोले कैंसर तक ठीक होता है, मुझे यही श्योरिटी चाहिए थी, आयुर्वेदा हो कोई भी हो, ये कोई नहीं क्लियर, कोई नहीं बोल रहा था, उससे मुझे ये हो रहा था कि मैं क्या करूं। उसी दिन मैं सच बोलूं, मैं उठी सोफे पे, उठी, मैं जाके सीधा, मैंने तभी, मेरे को अंदर जान नहीं थी, फिर भी पता नहीं इतनी ताकत आ गई ना, मैं धाड़ से उठ गई। और जाके पहले बोली आज से सब बंद, मुझे स्पिरिन नाम की 20 साल के लिए डॉक्टर ने दवाई बोली थी, कीमो की आती है, मैंने सीधा वो डाल दी डस्टबिन में, सीधा फेंक दी। उस दिन के बाद मैंने मुंह में कीमो की गोली नहीं डाली, उस दिन के बाद मैं कीमो लेने नहीं गई, उस दिन के बाद मैंने टेबलेट भी नहीं ली, और सब छोड़ दिया। घर में बताया नहीं किसको मैंने गोली छोड़ी है या कुछ भी। और मैं क्या करती थी, गोलियां थी घर पे, मैं बोली बाद में डाउट आ गया तो मुझे चिल्लाएंगे, मैं लेके सिंक में डिजोल्व कर देती थी, मैं बोली डस्टबिन में डालू तो भी डाउट तो मैं पकड़ी जाऊंगी, ये मरवा देंगे इतना। और घर वाले तो इतना खिलाते, क्या बताओ कि बहुत कंडीशन, मेरे को ना कोई जूस बना के देता था, नहीं कोई करके देता था, सब सब ऐसे भाला लेके थे, पागल है वो, पूछो भी, इतना यानी पागल है। तो वो क्या क्या करते थे, वो तो सपोर्ट तो नहीं, लेकिन मुझे खींचे कैसे, गुस्सा दिलाना, ये करना, मुझे ना देना। और उस कंडीशन में मेरा कीमो रेडिएशन का इतना अंदर ये था ना जलन, मुझे, मैं, और पेन इतना होता था, कीमो में मेरा था, पेन जब भी होता डॉक्टर सीधा बोलते थे टाटा में लेके आओ, दूसरे कोई करना नहीं। मैंने इतना सा है ना, मैं बताऊं, मेरे एनिमा, मेरे को जब भी पेन होता था ना, मैं एनिमा लेती थी। मैंने कभी, पता नहीं था, लेकिन मैंने उस टाइम, क्योंकि मैं दवाई कुछ नहीं, डॉक्टर सब बन गया, डाइट मैंने चालू किया, तो मेरा पेन किलर का काम ये निमा ने किया। मुझे जब भी तकलीफ होती थी, मैं ये निमा लेती थी, तुरंत रिलीव। मेरे को जब दर्द मेरा बर्दाश्त से बाहर जाता था, तो मेरा पेन किलर का काम ये निमा ने किया। मैं दिन में 5 5 6 6 बार ये निमा लेती थी, लेकिन मैंने दवाई नहीं ली, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मुझे जाना ही नहीं था। और फिर मैंने 15 दिन तो ग्रीन जूस ही रखा, ग्रीन जूस पे रहे, सिर्फ ग्रीन जूस, खाना पीना खाना बंद, पानी भी नहीं, ग्रीन जूस 15 दिन सिर्फ ग्रीन जूस पे। वो भी मैंने यूट्यूब पे देख के मैंने डाइट मेरा चालू किया, और जिनसे थोड़ा मिला उनसे ले लिया। 15 दिन के बाद मेरा बीपी लो हुआ, मुझे पता नहीं था।
मेरे खान में सर है, उनसे कॉल किया तो वो बोले दीदी आप एक टाइम का खाना चालू कर दो। मैं बोला ठीक है। तो एक टाइम का मैं 15 दिन में मुझे अच्छा लगने लगा था थोड़ा। मुझे वही समझ में, अगर मुझे इतना अच्छा लगता है ना तो मैं पूरी ठीक हो सकती हूँ, मैंने वो पकड़ लिया। आप आयुर्वेदा का करो, योगा का करो, मूत्र चिकित्सा का करो, कोई भी करो, सब भी पैथी अच्छी है। सब आप ये मत करो ये अच्छा है, कोई नहीं, सब अच्छे है। लेकिन हमें सही से करना आना चाहिए। पहला तो हमारा विश्वास उसमें बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, जो बता है ना, उसको हम न्याय दे, उन्होंने बताया उसी तरीके से करे। हम अपने मनमानी ना करें, मुझे जमता नहीं इसलिए मैंने ये खा लिया, मुझे जमता नहीं, मैंने टाइम नहीं इसीलिए मैंने आज नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए इसमें। तुम आयुर्वेदा लो, तुम सोमूत्र चिकित्सा लो, तुम प्राणायाम लो, तुम कोई भी डाइट लो, तुम अगर बराबर से करोगे ना, सबसे रिजल्ट आता है। क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें है और प्रकृति प्राकृतिक है। और हमारी बॉडी प्रकृति से ही बनी है। मुझे ना कोई पैथी से विरोध नहीं है, कोई नहीं है। कोई भी सोमूत्री भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जितना, मैं सबकी स्टडी करती हूँ, मेरा जितना है सब अच्छा है। लेकिन करने वाला सच्चा होना चाहिए, उस प्याथी के साथ वो अन्याय ना करे। हमें चाहे वो मनमानी करे और उस प्याथी पे लांछन लगाए, ये बातें आप छोड़ दो। इसी वजह से ये प्याथियां बदनाम हो रही है। कोई बोलेगा मैं सोमूत्र चिकित्सा कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आया, ये पेशेंट मर गया। गलत, उसने सही तरीके से किया नहीं। कोई बोलेगा मैं प्राणायाम कर रहा था फिर भी वो अच्छा नहीं लगा, नहीं तुमने बराबर किया नहीं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इतने सारों को रिजल्ट आ रहे, वो क्यों आ रहे? उस बंदे ने सही से किया है, इसीलिए उसने रिजल्ट पाया है। भैया जो बोलते हैं अगर वो पत्तों का जूस भी ये काढ़ो काढ़े, आता है रिजल्ट। जो बराबर से करेगा ना उसको 100 नहीं 110% रिजल्ट आने वाले। कोई भी उठा के लो, कोई भी, एक चूना लो, एक पत्ता लो, एक गाजर का जूस लो, एक कड़ी पत्ते का जूस लो, कोई भी लो, लेकिन शिद्दत से करो ना, क्यों नहीं रिजल्ट आएगा? आना ही चाहिए। नहीं आता है तो आप करने वाला गलत है। करने वाला, हमारी जो औषधियां है ना, ये इतनी कमजोर नहीं है। तुम उनकी ताकत पहचान नहीं सकते। हम में ताकत नहीं है कि उनके साथ सही से न्याय करे। और हम अपने इस सब अच्छी अच्छी चीजों को बदनाम करते जा रहे हैं। हमें क्या सिर्फ डॉक्टर चाहिए? क्यों? उससे आपको रूल रेगुलेशन कुछ नहीं ना, कुछ भी खा लो, आप कुछ भी खा सकते हो। क्यों? आपके मन की बात करते हैं ना वो, इंजेक्शन लो, काटो, खाने के आपको पथ्य नहीं ना, ये हमें अच्छा लगता है बहुत। क्योंकि हमें बंधन नहीं चाहिए। ठीक है, हमें बंधन नहीं, फिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम शरीर कटवा सकते हैं पूरे, और किडनी फेल करवा सकते हैं, डायबिटीज चलेगा हमें। लेकिन हम इस जुबान, इसका जो ना बोलेगा ना उसकी हम नहीं मानेंगे। जो हमारे जुबान के लिए जो अलाउ करेगा ना उसकी सब मानेंगे हम। अगर मैं तो आपको बता दूं, मैं कुछ आपको ऐसा बताऊं ना, कुछ खा के भी ठीक हो, उस पर आपको भी जो भी आपका मुंह का टेस्ट है वो खा के आप ठीक हो सकते हो, ऐसा कुछ मुझे मिले ना तो मैं सबसे पहले आपको वही दूं। भैया आप सब कुछ खाओ और ये खा के ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। हम गलत ही उसी, और शरीर में ये अब खान पान बदला है, सब में जहर है, सब बिगड़ा हुआ है। खाने के टाइमिंग बदले, जो नहीं खाना, इसी वजह से हम बीमार है। और भी हम दवाई इसी के लिए खा रहे हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं, हमें बंधन नहीं चाहिए। वो बराबर है, लेकिन शरीर भगवान ने बनाया, उसके कुछ कायदे और कानून है, उसके हिसाब से चलोगे तो ये स्वस्थ रहोगे और प्रसन्न रहोगे। ये बात भी उतनी सच्ची है। भैया टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया, मेरा खुद का बताना चल बाजू रह गया, लेकिन मैं हाथ ठीक जोड़ है। के प्रार्थना करती हूँ कोई भी मेडिक्लेम कभी भी मत निकालना। मैं सच में, और जिसके पास मेडिक्लेम है ना वो लोग ज्यादा बीमार है, क्योंकि पैसा नहीं भरना पड़ता ना। जिसको चेकअप के पैसे लगता है ना, वो क्या बोला, ठीक है हम दवाई दे दो डॉक्टर, कम से कम वो 500 की दवाई लगे, 8-10 दिन ही लेगा ना वो बंदा। 8-10 दिन लेगा, थोड़ा आराम पड़ेगा तो वो बोलेगी जाने दो, टेस्ट कर। औरत भी बोलेगी नहीं जा, उसको पता है जाएगा तो इतना चेकअप में जाएगा, वो बोले ठीक है देखते हैं अगले महीने देखेंगे, तब तक वो ठीक हो जाती है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं उसकी। पता है आपको ज्यादा बीमार क्यों कौन हो रहा है? जिनके पास पैसा है ना वो ज्यादा ज्यादा, उनको ज्यादा। भैया जो बोलते हैं ना वो बात झूठी नहीं है। क्योंकि उनको कुछ दूसरा कुछ करना नहीं है। और दूसरे कुछ हुआ तो करने वाले सब होते हैं ना, हेल्प करने वाले, केयर लेने वाले। अब तक डॉक्टर के पास नहीं गई, दवा नहीं लेके आई, पहली सब काम छोड़ पहले दवा लेके जाना है, तो मैं लेके जाके तेरे को उधर ढोस के लेके आता हूँ। आज मेरे सच में शब्द गलत आ रहे और तेरे को और बीमार करता हूँ।
क्योंकि उनके पास पैसा है ना, करेंगे क्या वो? फिर उनको लगता है हम अपने वाइफ की, पति की, बेटी की बहुत केयर कर रहे। अरे केयर कर रहे तो एक दिन छुट्टी डाल के रहो उसके साथ, उसको समय दो। और अगर हमें घर की घरेलू चीजों से देते ना उनको, दिन भर काढ़े पिलाओ, 3 दिन करो, देखो वो निकल के आती है कि नहीं। अगर आप आपके परिवार के लिए कुछ देना चाहते हो ना, अभी इस युग में समय दे दो। डॉक्टर और उधर जाके एडमिट करो, वो पैसा मत फेंको, इससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ होने वाला नहीं। इतना समाज ये तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे सामने सब धड़ाधड़ उस जा रहे उस, मुझे पता है इसको डायबिटीज है, मैं 10 दिन में ठीक करूं, सुनिए कौन? मेरे सामने गोलियां खा रहे, मुझे पता है 5 साल के बाद किडनी पे क्या असर होगा, लीवर पे, जरा पढ़ो ना। आप इसमें से कौन बुद्धू है, कौन पढ़ नहीं सकता? कौन पढ़ने? हमें वो नहीं करना है, सिर्फ भैया हमें ये बता दो ये प्रॉब्लम है, भैया ने बोल दिया ठीक है ये ले लो, ठीक है हमारा काम हो गया। दोबारा फिर दूसरा कुछ आएगा, भैया ये, भैया को परिवार नहीं है, भैया को बच्चे नहीं है, भैया हम कर रहे उससे ज्यादा भैया कर रहे। वो क्यों क्यों उनसे पूछ रहे? क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ना नहीं है, हमें रेडीमेड चाहिए। फॉर्मूले दे रहे सब यूट्यूब पे डाल रहे, फिर भी हमें क्या? सिर्फ ऐसा मत करो। अगर हमें सच में जीना है अच्छे से और हमारे परिवार वालों समाज को भी ना, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इधर आके ही पढ़ो। कितना पढ़ा है कंटेंट, कोई भी स्वास्थ्य फील्ड, जो भी आपको जो भी अच्छा लगे जाके देखो। अभी भैया को भी कभी मैं लगा, मेरे कुछ नहीं पूछा, मैं सीधा लगा ना जाती हूँ इसके यूट्यूब पे ढूंढती हूँ, बता देती हूँ। नहीं पता है उसका जाके ढूंढो, बता दो ना कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत लोग। लेकिन ये आदत डालो, स्वाध्याय की आदत डालो, स्वाध्याय, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना और मुझे दूसरों को बताना और उसको जब भैया बोलते हैं ना अनुभव में लाना है, किसी को देते। अभी हम जो काम कर रहे हैं अच्छा क्यों लग रहा है, आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि फीडबैक आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं। भले ही मुझे नहीं ज्यादा, सीखते सीखते धीरे धीरे तो सीख तो जाएंगे ना। बहुत अच्छा है ये, बहुत सच में जिस, ये स्वास्थ्य बहुत सस्ता है, स्वास्थ्य बहुत सस्ता है। लेकिन आपको सस्ती चीजें रास नहीं आती। आपको लगता है महंगा है ना, तो उससे हमें ये होगा, आराम आएगा, या किसी ने ज्यादा खर्चा किया तो बहुत बढ़िया तभी। तो पहले ये दिमाग से हटा दो। एक बात हमेशा ये रख लो, जो आप दवाइयाँ खा रहे हो ना, वो आपके प्रकृति के नेचर के पूरे खिलाफ है। क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं, ये केमिकलों से बनाई हुई है। और अपना शरीर वो प्रकृति से अलग चीज कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बीमारी रहेगा। इसीलिए हो सके तो ये बिल्कुल मत डालो। और हुई तो इधर तो कितने धुरंधर पड़े। अभी ये दीदी का मैं सुन रही थी, सौमुद्र जी क्या किया उसने, उस एक को पकड़ा ना, पकड़ा ना वो, पकड़ा ना, एक को पकड़ लो। और मैं ये नहीं कहती सब सोमूत्र ही करो, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग है। किसी किसी को सोमूत्र नहीं सूट करता, किसी किसी को डाइट प्राणायाम सूट करता है तो वो करे, जिसको सोमूत्र करता है वो करे। किसी किसी को ये पत्तों का जूस काढ़े बना सूट करते वो करे। किसी को होम्योपैथिक, जिसको जो अच्छा लगे आपको कंफर्टेबल वो करो ना, लेकिन करना शिद्दत से। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं, कोई मुझे अभी डर ही नहीं लगता भैया, डर ही नहीं जी लगता सच में किसी भी बीमारी का। क्यों? खुद ने जान लिया बीमारी चीज ही है ही नहीं। जी और जी मन का भ्रम तो वो पूछो ही बस, जी दीदी। छोड़ दो। जी दीदी भैया, रत्ना दीदी, बहुत टाइम। आपके ही मुंबई से आपके हम सभी के बीच आ चुकी हैं निशा कोहरी दीदी, जिन्होंने अपने कैंसर को पूरी तरह से विदाउट एनी मेडिसिन ठीक कर चुकी हैं। निशा कोहरी दीदी, तो रत्ना दीदी मैं चाहूंगा कि निशा कोहरी दीदी को आप ही बुलाएं अपनी बात रखने के लिए। जी दीदी, निशा कौर दीदी, मैं भी सच में आपको देखना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने सफर किया वैसे लोगों से बात करने में जो होता है ना, वो दिल की बात। ऐसा होता है जो कोई पेशेंट मिलता है ना, पहले मुझे तो ऐसा हक करने का मन होता है सच में। मैं टाटा में भी जाती हूँ ना तो बहुत, क्योंकि जो हम वो होते हैं ना सम बीता है, वो दोनों पे समान बीती है। जी निशा जी। निशा दीदी के बारे में मैं कम चंद शब्दों में ये कहूंगा कि दीदी, आप सभी साजिया दीदी से मिले हैं बहुत ज्यादा। हम सभी साजिया दीदी को बहुत ज्यादा सुनते हैं, जानते हैं। साजिया दीदी तक पहुंचाने वाली जो दीदी है वो निशा दीदी है। और निशा दीदी ने जमीनी स्तर पर
और सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत जीवन में तो कैंसर से जीत हासिल करी बिना औषधि के। और जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों के परिवारों को जहर मुक्त वैक्सीन लेने से बचाने के लिए अवेकन इंडिया मूवमेंट का मतलब कहने था, अवेकन इंडिया मूवमेंट की नींव रखने वाली निशा कोरी दीदी हैं। तो आप सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस चौपाल पे आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ निशा दीदी का। निशा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बुलावे पे अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हमारे बीच आई। जी दीदी। नमस्ते सभी को। मेरा आवाज थोड़ा बैठा हुआ है, अभी थोड़ा सर्दी खांसी चल रहा है, जिसके लिए मैं खुशी रहती हूँ क्योंकि अच्छा है, बीच बीच में होना चाहिए। थोड़ा बीच में खांसी हो सकता है। बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आपने बुलाया। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है कैंसर का, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। मुझे 2016 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा। और मुझे बोला गया था सर्जरी, कीमो रेडिएशन पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो 45 दिन भी नहीं बचूंगी, ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया था। लेकिन वो डायग्नोसिस हाथ में, बायोप्सी का डायग्नोसिस हाथ में आने के पहले ही मेरा रिसर्च स्टार्ट हो गया था। तो क्रिस बीट कैंसर बोल के एक वेबसाइट है, बाय चांस मुझे वो लिंक मिल गया और मैं उधर पहुंच गई। और उस पे मैंने 20 क्वेश्चंस फॉर ऑन्कोलॉजिस्ट पढ़ा, जिन्होंने उन्होंने लिखा है कि 20 क्वेश्चंस जो आप आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछ सकते हो। मैं तो ऑन्कोलॉजिस्ट तक पहुंची नहीं, मुझे जो बायोप्सी के लिए भेजा था वो एक सर्जन थे, उनके पास ही मैं वो क्वेश्चंस लेके आई रिपोर्ट हाथ में आने के बाद। तभी मुझे वो जो आंसर्स दे रहे थे, जो क्रिस अमेरिका में बैठा है, उसने बोला था आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ये जवाब देंगे। और ये सर्जन बिल्कुल वही जवाब दे रहे थे, मुंबई के एक जगह पे बैठते हैं, थाने में। और इट वाज वेरी फनी एक्चुअली, मैं बहुत डरने के लिए तैयार होके गई थी कि मैं बहुत डरूंगी, उन लोग डराएंगे और मैं डरूंगी। बट सरप्राइजिंगली मुझे बिल्कुल डर डर नहीं लगा, इनफैक्ट हंसी आ रही थी, उन लोग इतना बड़ा बड़ा आंख करके डराने की कोशिश कर रहे थे। तभी मुझे वो आया कि उनको डाइट के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। जैसे अभी रत्ना दीदी ने बताया, एनडीएस प्रोग्राम है, कितने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट है, आयुर्वेदा का डाइट है, बट किसी को उनको पता ही नहीं, उनको न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। उनको यही पता है कैंसर मतलब हाँ, डेथ सेंटेंस, आप ये नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। बट देन वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ गया, उनका उनका डर देख के मेरा डर भाग गया। और ज्ञान, नॉलेज जो है वही कॉन्फिडेंस देता है। तो वो रिसर्च एक बार स्टार्ट किया, ट्रूथ अबाउट कैंसर सीरीज, क्रिस वीट कैंसर का पूरा स्क्वायर वन प्रोग्राम्स। फिर खुद मैंने नेचुरोपैथी का पढ़ाई किया, होम्योपैथी ली, और पूरा लाइफस्टाइल डाइट चेंज किया। और लास्ट मैंने टेस्ट 2018 में किया था, उसमें अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, मैंने उसके बाद मैंने पेट स्कैन कभी नहीं किया। बायोप्सी जो किया उस वो अभी मालूम होता है कि बायोप्सी भी नहीं करना चाहिए था, पर तभी नहीं पता था। तो पेट स्कैन तो कभी नहीं कराया मैंने, क्योंकि उस तब तक मुझे सब पता चल गया था कि मैमोग्राम हर साल कराती थी, दैट ऑल्सो कुड हैव बीन वन ऑफ द कॉजेज। फिर उसके बाद 2018 में दिसंबर 2018 लास्ट मैंने अल्ट्रासाउंड किया था, उसमें आया था कि इट हैज कैल्सिफाइड, द लंप जो है कैल्सिफाइड हो गया, बेसिकली लाइक अ स्टोन। तो नो लॉन्गर मेलिग्नेंट, लंप अभी भी है बट इतना छोटा है और पत्थर जैसा है, ना मुझे कभी तकलीफ देता है ना कुछ, इट इज जस्ट अ पार्ट, 5% भी नहीं है शरीर का। और आई शुड से कैंसर डायग्नोसिस के लिए कभी ना मैं एक दिन ऑफिस वर्क मिस किया, ना वर्कआउट मिस किया। हर दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ, हर दिन ऑफिस जा रही हूँ, एज गोविंद जी ने बताया अवेकन इंडिया मूवमेंट का काम कर रही हूँ। कोई भी एंगल से कभी भी पेशेंट का फीलिंग ही नहीं आया, क्योंकि पेशेंट का फीलिंग वो कीमो के बाद ही होता है। तो कीमोथेरेपी एक्चुअली इज द रियल, जिससे लोग सफर करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। तो जैसे अभी उन्होंने बताया दीदी ने कि
आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो, होम्योपैथी करो, आयुर्वेदा करो, एनडीएस करो, डाइट करो, आप यूनानी करो, सब कुछ करो, बट एलोपैथी के तरफ मत जाओ। सो ये मेरा भी मानना है, कहना है, क्योंकि ये मैं सच्ची विश्वास करती हूँ और फॉलो करती हूँ। सो बस इतना ही बोलना था। जी जी। ओके गोविंद जी, कुछ और? जी। नहीं दीदी, आप आई और आपने अपना अनुभव शेयर किया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने कीमती समय में एक बुलावे पे, इस भाई के बुलावे पे आप आ गई। तो आपका, आपके अनुभवों से हौसले बढ़ते हैं, और सबसे हमेशा आपका धन्यवाद देता रहेगा स्वस्थ समृद्ध परिवार, क्योंकि आपके कारण हमें डॉक्टर साजिया दीदी मिली, जिनसे अनेकों बार चौपाल पे हमें सीखने को, जानने को मिला। और आज पूरा भारत में न जाने कई सारे बहनें साजिया दीदी के बताए गए उपचारों को, सरल सरल घरेलू उपचारों को यहाँ अपनाकर स्वस्थ हो रहे हैं। तो दीदी, वाओ। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से और पूरी चौपाल की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपको भी गोविंद जी, आपका काम जो कर रहे हैं आपका, तो उसको कुछ कुछ बात बोल ही नहीं सकते उसके बारे में, इतना आप अच्छा काम कर रहे हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है, थैंक यू, मैं अभी निकलती हूँ। जी दीदी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद। जी मोनिका बहन, आनंद भैया, 3 हैंड रेस हैं, लेकिन ये हैंड रेस अब लिए नहीं जाएंगे क्योंकि 9:41 हो गए हैं। आपके जो हैंड रेस है बाद में ले लेंगे, इमरजेंसी है तो कॉल कर सकते हैं मोनिका दीदी के नंबर पे, हेमंत भाई के नंबर पे, यहाँ पे बैठे किसी के भी नंबर पे, जिसके नंबर पे फोन कर लो, कम से कम इतना कहेगा, चिंता ना करो जिंदा रहोगे। इतना तो हर कोई को कहना आता है, चिंता ना करो जिंदा रहोगे। ठीक है। और रत्ना दीदी भैया का वंदे क्या मातरम। कहना है, रत्ना दीदी के लिए मैं शब्द नहीं है मेरे पास। और रत्ना दीदी के दिल से अभी बहुत सारी चीजें निकलती, लेकिन निशा दीदी का कीमती समय हमें मिला था, तो निशा दीदी की आ, मतलब बहुत ही बेहतरीन अनुभव है उनका, निशा दीदी का। उन्होंने अपना ही नहीं, नेचुरोपैथी अपने आप को स्वस्थ करने के बाद आज अपने इंडस्ट्री को चलाते हुए, अवेकन इंडिया मूवमेंट को चलाते हुए, कैंसर के जो विश्वास करते हैं उनकी ट्रीटमेंट के दौरान उनका ट्रीटमेंट भी करती हैं, उनका साथ देती हैं। इस तरीके से बॉम्बे में बिजी लाइफ होते हुए उन्होंने अपना कीमती समय निकाली स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल के लिए। तो उनके पीठ पीछे भी मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बुलावे पे उन्होंने अपना समय दिया हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए। जी, आप लोगों को, हेमंत भैया कुछ कहना है? गोविंद भाई, आनंद एक एक भैया, मिनट इन लोग का हेडरेज वालों को ले लिखे ना तो। ले लें? गोविंद भाई, आवाज जा रही हाँ है? जी। हाँ, एक एक मिनट ले लीजिए भैया, 3 लोग जी। हैं, 3 मिनट होंगे और अरे क्या। भैया, अभी जैसे आप देखते जाना, एक 3 रखाएगा, 3 खड़े हो जाएंगे। वंदना जादव दीदी। नहीं भैया, आगे मैं हूं ना, जो इसका भी हाथ खड़ा हुआ मैं डाउन करूंगी। वंदना जादव दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। सुनीता देवी दीदी, वीवो 1920। क्या बात है, बढ़िया नंबर है 1920। हाँ सर। वंदे मातरम भैया जी। हाँ वंदे मातरम भैया। दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ जी दीदी। जरा एक्चुअली मेरे पापा आए हुए हैं, तो उनको मैंने चौपाल दिखाया, तो उन्होंने बोला कि जरा मम्मी के बारे में पूछो। कोई तो बात वही नहीं, पूछने के लिए जरा बात मैंने कर हैंड लेते रेस हैं। किया था। अभी आपसे पापा बात करेंगे, जरा इतनी बात कीजिए। नहीं, बात कीजिए और चले जाएंगे आज। तो चले अभी जाएंगे तो कल जूम वल थोड़ी नहीं होगा, चला आज जाएगा। चले जाएंगे। अब चले बात कर जाएंगे लीजिए जरा। तो दीदी, चले जाएंगे तो जूम जूम थोड़ी चला जाएगा, ऑनलाइन थोड़ी तो चला उनको नहीं जाएगा। पता ना, अब बात जी कर चाचा लीजिए जी, ना 2 मिनट। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। 2 मिनट आप बात कर लीजिए। प्रणाम। बात कर। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। जी जी, धन्यवाद। सर ऐसा है कि अ, मेरी वाइफ को जो है 500 रुपये दे दीजिएगा डिमेंशिया, उन्हें। दिमाग की तकलीफ। 500 रुपये उनको दे दीजिएगा। अच्छा ठीक। जी जी, ठीक है, नहीं। जितनी बार अब- भाई बोलते जाइएगा 500 अच्छा देते अच्छा जाइएगा। अच्छा ठीक है। मेरी पत्नी को डिमेंशिया की तकलीफ है और उनको डायबिटीज भी है। और डिमेंशिया उनका धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और डॉक्टरों को मैंने दिखाया तो डॉक्टर बोले दिमाग की नस जो है ना वो सिकुड़ती जा रही है। इसकी वजह से मतलब वो सब कुछ धीरे धीरे और भूलती चली जाएंगी, बहुत दिक्कत है। मैं क्या इलाज करूं?
अभी सरल इलाज में, बाकी विशेष क्योंकि गंभीर रोग है तो इसे गंभीरता से इलाज के रूप में बताया जाएगा। तो अभी आज की चौपाल में सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप उनकी देसी गाय का घी लेकर आए, देसी गाय का घी। पुराना से अच्छा। पुराना मिल जाए तो बहुत बढ़िया, जितना पुराना मिल सकता है उतना बढ़िया। और देसी गाय का घी हल्का गुनगुना करके 5-5 बूंद दिन में हाँ बेटा, 4 बार, चलो सोफा पांच ले पांच चलो। बूंद दिन में चार तो बार ही। दोनों नाक में हाँ। डालें। तो यही। अच्छा। दोनों नाक में दिन में 4 बार 5-5 बूंद डालें। और होम्योपैथी की एक दवा, ब्राइटा कार्ब और मेडोराइनम, ब्राइटा कार्ब और मेडोराइनम। सर जरा भाई साहब 1 मिनट, जरा वो दवा का नाम लिखने दीजिए। ये इतना समय नहीं है, आगे किसी और को लेना है, चैट बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, वंदना लिख लेगी। ब्राइटा कार्ब और मेडोराइनम 1000 पावर की लेके आनी है। एक दवाई को सुबह लेनी है, दूसरी को रात को लेनी है। लगातार 15 दिन तक लेना है। ठीक मेडोराइनम है। और ब्राइटा कार्ब, एक दवा सुबह तो दूसरी दवा रात को। दोनों के बीच में कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए। और देसी गाय का पुराना घी 5-5 बूंद दिन में 4 बार दोनों नाक में हल्का गुनगुना करके डालना है। सुनीता देवी दीदी। भैया एक वीवो है 1920 था ना, इसको मैंने जोड़ा था भैया। उनको ना गर्दन में बहुत दिक्कत है, मतलब थायराइड का ऑपरेशन करवाया था और इतना मोटा मोटा सूज के हो रहा है साइडों में कोई दोनों बात में। नहीं, कल सही, कल बात कर लेंगे। अब रातों रात तो ठीक होगा नहीं। नहीं भैया, एक बार देख लेते, बस बता देते कल। मतलब सबर सबर किसी को नहीं है, हैं? नहीं भैया, वैसे मैं मेथी दाना का बिछौना दीदी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेथी मेथी ये दाना का बिछौना। सूजन आ डॉक्टर के रही पास दीदी, पूरे मोटे मोटे मुंह फूल रहे। ऐसा है, अगर अभी एम्स में जाना पड़े तो पहले दिन पर्चा बनेगा, 7 दिन बाद जांच की रिपोर्ट आएगी, 15 दिन बाद फिर डॉक्टर टाइम देगा, और 6 महीने बाद की ऑपरेशन की डेट देगी। तब भी सबर है, लेकिन चौपाल पे सबर नहीं है। ठीक है, नहीं चिंता भैया, ना रात करो। रात में अगर गर्दन का दर्द ठीक देखिए करना बात है, गर्दन की अकड़न ठीक चले, करनी है तो मेथी दाना का बिछौना बनाए। आज की चौपाल के ऊपर आप सभी के विचार रखने हैं। जो जो को होस्ट बने हुए हैं वो सभी अपने अपने विचार रखें। और विशेष रूप से मैं, हमारे बीच में एक हैं जयपुर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार के संरक्षक समझे, सुरेश सोनी जी। चाचा जी, भैया जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपने विचार रखें। माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी को। आज का जो एपिसोड रहा, पहली बार आवाज आ रही है भैया? जी जी जी। आवाज आ रही है कोई? बिल्कुल आज आ का रही है। एपिसोड रहा वो, जितनी तारीफ की जाए, वैसे तो सभी आपके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं मैं देखने लायक हैं। और जो बहनें इससे जुड़ी हुई हैं, निश्चित तौर पे उनको जो लाभ होगा उसका कोई वर्णन नहीं मैं कर पा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 22 में अपनी पत्नी को खो चुका इसी उसमें। उसके बाद जब से मैंने गोविंद भाई को देखा है, तब से मैं इस, वो अभी जो रत्ना दीदी ने बताया वो हॉस्पिटल वाली कहानी, मेडिक्लेम मेरा 8 लाख हुआ कि आज मैं अपने आप को पश्चाताप में। और जब से मैंने गोविंद भाई को सुना है, मैं बिल्कुल खुद अपने आप को खड़ा किया। और हर उसको जो भी बहनें इससे जुड़ी हुई हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल गोविंद भाई को, बहन जी को, जो मोनिका बहन जी हैं और महेंद्र भैया और मिल गए, और जो भी गणमान्य सभी, वो जरूर जरूर इसका फायदा उठाएं और अपने इस मुहिम को खूब फैलाएं। बस यही मेरी विनती है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आनंद भैया। ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भैया। जी भैया, बंद करता हूँ। वंदे मातरम। कार्यक्रम चालू किया जाए भैया। जी निपट ले। सही में भैया, कहने का तो बहुत कुछ है और पूछने का भी बहुत कुछ है। तो इसका कुछ एपिसोड हम लोग रत्ना दीदी से बात करेंगे कल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी मन में सवाल होंगे कि दीदी आपने शुरुआत कहाँ से किया, पहली बार क्या लिया,
इतने दर्द हुए तो क्या किए, 5 बार एनीमिया लेते थे तो कैसे लेते थे, लेते थे तो क्या होता था, लेते थे तो कितना पानी होता था, ठंडा होता था कि गर्म होता था, उसमें क्या मिलाते थे। हाँ, लेते थे तो उसकी हाइट कितनी रहती थी, कैसे लिया करते थे, लेने के बाद टहलते कैसे थे, बाल कैसे आया, बहुत सारे सवाल हैं। वो सारे सवालों का जवाब कर लेंगे। और जिनके जो भी मन में है वो लिख के रखें, क्योंकि अब हम लोग के पास समय नहीं है। और लोग इसके सुनते सुनते काफी लोग काफी गंभीर हो गए हैं। तो उस गंभीरता को हटाने के लिए अब हम लोग रिलैक्स होंगे और सारी बातों को यहीं पे दरकिनार करते हैं, दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं और राधे राधे के नाम पे, जय श्री राम राधे राधे के नाम पे अब चलेंगे। तो सब लोग अपनी उधर ताली ठोको ताली और दूर भगाओ। एक तारा बज रहा है भैया, डीके पिपरिया दीदी बजा रही हैं। सुर में सुर मिला लिया जाए। कौन बजा रही है? डीके पिपरिया लिखा हुआ है, देखें भैया बजा रही है। जी मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट करें और सितारों का थोड़ा सा हमें भी सुनाएं, क्योंकि आप संगीतमय होना है। राधे राधे किया जाए। जी राधे राधे। वंदे मातरम सभी को। सबका माइक खोल दिया गया है। जी दीदी आप माइक अपने माइक को टच करें, वो खुल जाएगा। सबसे पहले वाली बटन है दीदी, जो सबसे पहले वाला है ना, उसको आप क्लिक कर दो एक बार। उसे कर दो या पॉपअप गया होगा ऊपर में। ऐसे लाल वो लगा हुआ है, उसको टच कर दो। चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई बात नहीं। हो सकता दीदी का ओपन नहीं हो पा रहा होगा, मोबाइल की समस्या हो जाती है। जब मोनिका दीदी से वीडियो ऑन नहीं हो सकता है तो बड़े बड़े लोगों से, छोटे छोटे लोगों से भी सकती है। जब तक ऊपर वाले सुनाना नहीं चाहेंगे वो नहीं सुनेंगे। अब खुद की सुनते हैं, इसलिए अपने अपने माइक को ओपन करें। कल की चौपाल में रत्ना दीदी दोबारा रहेंगे हमारे बीच। दीदी कल समय निकाल के आप खाना वाना पहले ही बना लीजिएगा। और दूसरा भी सभी लोग श्रोता बन के रहे, सुने के प्रारंभ करना है। ठीक है भैया जी। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे राधे 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 हरे तुम अकेला नहीं प्यारे, तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे हरे हरे राम सीता
हरे हरिहर भवन मंगल सूरत रथ अधीर बिहारी हरे राम जय राम जय राम श्री राम जय गोविंद भैया को डांटो कोई। कौन बंद किया? मोनिका गोविंद जी को ने चीटिंग कर डाली, गोविंद सबकी भैया को माइक रोको बंद कर कोई। दी। हर हर महादेव। गोविंद पार्वती पते राम राम हरे 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 कृष्ण 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 गोविंद हरे बोलो, हरे हरे गोपाल बोलो। एक बार हरे गोपाल को देखो ना सही। गोविंद गोविंद बोलो हरि हरि गोपाल गोपाल बोलो, राम राधा हरि बोलो बोलो हरे गोविंद गोपाल बोलो बोलो। राधा रमण हरि राधा गोविंद रमन हरि बोलो हरि बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद राधा बोलो हरि गोपाल गोपाल बोलो, राधा रमण हरि रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो, बोलो राधा राम रमण हरि रमण हरि गोविंद 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 बोलो बोलो, गोविंद गोविंद बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद गोविंद गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो माइक ओपन गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, साथ में नीलम भाभी भी बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, साथ में नीलम भाभी की बोलो। हाँ, जब हारने लगते हैं तो कैसे कैसे पैतरे आजमाए जाते हैं, आनंद भैया देख लिए ना। नहीं नहीं, मोनिका दीदी, हेमंत भैया, मोनिका दीदी की आवाज कैसे तेज थी आज मैं पकड़ लिया, क्योंकि मैं आज किचन में आ गया था। किचन में आवाज गूंज रही थी। अब अच्छा। समझ में आया कि उनकी आवाज इतनी तेज कैसे आती है। नहीं भैया, रीजन वो नहीं था। पापा जी है आज घर में। आज पापा जी है, इसलिए आवाज तेज नहीं है। आज का पीछे रीजन है। वो रसोई घर का दम था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भैया, आज पापा जी है घर में, पापा जी है। आज है तो ऐसे भी छोटे वाले रसोई घर में थोड़ी आवाज गूंजती है, छोटे छोटे कमरे में। आप बाथरूम में मत घुस के बोलिएगा फिर। ये भैया आज घूंघट वॉल्यूम का कम कर दिया था। खोप है। भैया ये है ना भैया, घूंघट का खोप है, मोह माया बांटा जाए। स्वस्थ परिवार की घूंघटियों चौपाल से जुड़े इस लिंक से सुबह 5 बजे घूंघटियों योगाभ्यास, 11 बजे नारी सुरक्षा जागरूक 5 स्वास्थ्य बजे रक्षक बने बनाए योगाभ्यास। अभियान और घरेलू बचत व्यवसाय, इससे और लगा शाम दीजिए। 4 बजे नारी सुरक्षा का दोबारा कि कैसे हम बढ़ाएं घरेलू बचत व्यवसाय, और रात्रि 8 बजे चौपाल में कल हम सुनेंगे दोबारा रत्ना दीदी को। सवाल आपके, जवाब रत्ना दीदी के। तो मिलते हैं कल इसी समय दोबारा अलग अलग हर चीजों में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।